ओके, चले जी, किया जाए, मेरा ख्याल है। ओके, सो इफ आई करेक्टली रिकॉल, ये हमारा बैच जो है, हमारे पास कुछ तीन करने वाली चीजें रहती थी, अगर मुझे ठीक तरह से याद है। एक हमारे पास रहता था हमारा प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करना था। अकाउंटेबिलिटी और थेरीज रहती थी, जो कि हमने, यानी दो लेक्चर्स हमारे, एक आज का और एक आज के बाद एक और हमें लेक्चर की जरूरत दरकार होगा, नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली। सो वी डिसाइडेड टू डू प्लानिंग, क्योंकि ये कोई एक महीने बाद आज क्लास हो रही है, तो वी डिसाइडेड टू डू प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस and accountability somewhat today, and then theories in the last session. Is that fine? ही डिसाइड हुआ था हमने, हमारा आपस में। ओके, केरला मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, केरला लास्ट टाइम क्वेश्चन वर्क तक किया था। ओके, ओके, फाइन, फेयर इनफ, makes a lot of sense. So let's start with the planning process and planning institutions, and then we get to the other part. So let's begin. आज कुछ मैं आपको लिखवाऊंगा भी चीजें, लेकिन प्लानिंग का लेक्चर बहुत हद तक मैं आज लेक्चर फॉर्म में करूंगा, क्योंकि इसके अंदर कोई डेफिनेशन या उस तरह नहीं है। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको मैं बारी बारी समझाऊंगा। जब इसके प्लानिंग कमीशन वाले पार्ट पे पहुंचेंगे, तो उसके 4-5 पॉइंट्स हैं कि प्लानिंग कमीशन क्या काम करता है, और प्लानिंग कमीशन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सोल्यूशन क्या है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन के ऊपर अक्सर 20 का सवाल आ जाता है, क्योंकि वो प्लानिंग इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का। तो अगर प्लानिंग कमीशन पर कभी सवाल आए, 20 नंबर का इंस्टेंस क्वेश्चन आ जाए प्लानिंग कमीशन पे, यूजुअली हमने यही कर solutions to the problems that the planning commission faces. लेकिन पहले हम प्लानिंग के प्रोसेस को समझ लें, और फिर प्रोसेस को समझ के हम आगे चलते हैं। तो इसलिए मैं ये बात डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा था कि यूजुअली मैं नोट्स लिखवाता भी हूँ क्लासेस में, लेकिन आज मैं जिस तरह स्लो स्लो में डिक्टेट करता हूँ, वो डिक्टेशन नहीं होगी, लेक्चर फॉर्म में होगा। उसको आपने उसमें से अपने नोट्स एक्सट्रैक्ट खुद करने हैं लेक्चर के अंदर से। तो जो आप लेक्चर सुनते जाएं, उसमें से जो आपको चीजें अहम लगे वो आप पेन डाउन करते जाएं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है जी, चले जी। पहली तो एक बात समझिए, जो आपका प्लानिंग का प्रोसेस है ना, जहां पे एक वर्ड आता है ना प्लानिंग, उसका पाकिस्तान में जो कॉनोटेशन है, या इवन फॉर दैट मैटर दुनिया में जो कॉनोटेशन है ना, वो प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से होती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब यहां हम पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, हम प्रोजेक्ट के प्लान की बात कर रहे हैं। प्लान और पॉलिसी में शुरू में हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि प्राइमरीली डिफरेंस ये है कि प्लान एक एक्शनेबल चीज होती है, पॉलिसी भी एक्शनेबल होती है, लेकिन प्लान, पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन वाला प्लान है ना, दैट इज यूजुअली कॉल्ड अ प्लान। और जब आप सरकार या गवर्नमेंट जब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाती हैं, जिसको हम अक्सर, तो वहां उनको ऑफ कोर्स उन्होंने प्रोजेक्ट्स की सूरत में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। मैं इसकी इसकी मिसाल दे देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। मिसाल इसकी ये है that if you look at for instance the education sector, right, चले कोविड की एग्जांपल देता हूं। लुक एट कोरोना वायरस। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की एक लॉकडाउन पॉलिसी बनाई। उस लॉकडाउन पॉलिसी को जब बनाया गया, तो उससे एक नजर आया कि जो आपकी अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी कवर नहीं करता,
वो वर्कर्स who would be laid off in very very large numbers, what should the government do for those workers? ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा जी उनका क्या किया जाए, should the government support those workers or not, and of course it had to. तो उन्होंने फिर उन वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया, brought everything together, and then they decided कि हमने उन वर्कर्स को किसी ना किसी तरह in one way or another we have to protect those workers. ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया. अब लॉकडाउन पॉलिसी बन चुकी थी कि अच्छा हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, व्हिच वाज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. उसके बाद उन्होंने उस पॉलिसी को ट्रांसलेट किया एक प्लान में, जिसके थ्रू वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती थी. और वो प्लान इन द नटशेल क्या था, वो प्रोजेक्ट्स थे. वो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसको हमने नाम फॉर इंस्टेंस दे दिया एहसास प्रोग्राम. अब वो एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने इन द फर्स्ट फेज बेनिफिशियरीज पहले निकाले, बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किए, उन बेनिफिशियरीज के को फिर किसी तरह ट्रेस किया, ट्रेस करके उनके ऊपर कोई फैक्ट चेकिंग की, फैक्ट चेकिंग करके फिर उनको एक सिस्टमैटिक वे में डिसबर्समेंट्स, जो पैसे की डिसबर्समेंट्स थी वो सारी फैमिलीज को करनी शुरू की. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्लान का जहां पे सरकार में प्लानिंग का आप लोग एग्जाम में भी अपने वर्ड पढ़ेंगे ना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग, इसका हमेशा मतलब है प्रोजेक्ट प्लानिंग. यानी गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करता है ना, वो उस गवर्नमेंट का प्लान होता है. इफ द गवर्नमेंट इज इशूइंग अ प्लान, इट मींस दैट इट इज टेलिंग यू what development and what non-development projects it is going to do in a certain period of time. Let's imagine that is 1 year. तो गवर्नमेंट ने आपको एक एनुअल प्लान दे दिया. जब पाकिस्तान नया बना तो उस वक्त 5 ईयर प्लान्स हमने देने शुरू किए थे. तो वो 5 साल के प्लान क्या होते थे कि हम अगले 5 साल के प्रोजेक्ट्स बताते थे कि सरकार ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये करने हैं और नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये करने. ठीक है, सो प्लानिंग बेसिकली is a plan of the development and the non-development projects that the government seeks to do during a certain period of time. And that period of time can of course vary, like I said, depending upon if the plan is a short-term plan or a medium-term plan or a long-term plan. जैसे जब आप 2015 में बैठे थे तो गवर्नमेंट, अब मैंने कई दफा ये बात किया कि गवर्नमेंट ये सबसे लार्जेस्ट चीज है, सबसे टॉप से आती है, उसको आप कहते हो विजन, फिर पॉलिसी, फिर उससे ज्यादा शॉर्ट टर्म चीजें प्लान. माजी में हमने 5 साल के प्लान बनाए. आपको शायद पता हो हमारा एक हमसाया मुल्क है चाइना. चाइना 6 साल के ग्रोथ प्लान्स बनाता है. ठीक है, उसमें 6 साल में गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट करने हैं, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाइमेट चेंज के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला. और हर ये सारे प्रोजेक्ट्स की कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है या इंप्लीमेंटेशन बॉडी है जिसने इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, इन सब महकमों को एक सर्टेन बजट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस पैसे से उन्होंने ये सारे खर्चे करने होते हैं. ये तो है, मैंने एक रफ सी एक्सप्लेनेशन प्लानिंग की थी. अब जब मैं प्लानिंग प्रोसेस समझाऊंगा तो आप लोगों को ये बात थोड़ी सी बेहतर समझ आएगी ये बात. चलो जी, प्लानिंग प्रोसेस पे आते हैं. अक्सर प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर भी 20 मार्क का सवाल आता है या प्लानिंग कमीशन के ऊपर भी सवाल आता है. तो पहले प्लानिंग प्रोसेस से डिस्कस करते हैं. मैंने अभी थोड़ा सा सिर्फ समझाया है, आपको प्लानिंग की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन आने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि प्लानिंग की उस तरह से कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन हम स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्लान्स कैसे बनते हैं और पाकिस्तान का प्लानिंग प्रोसेस क्या है, ये हमारे लिए समझना बहुत अहम है. और चूंकि ये कोई जनरल लिटरेचर या थ्योरी की चीज नहीं है प्लानिंग, इसलिए हम डेफिनेशंस वगैरह में नहीं जाते. हमने सिर्फ ये समझना है कि पाकिस्तान में प्लान्स कैसे बनते हैं. तो उसमें जाहिर बात है कि पाकिस्तान के इदारों के नाम भी इसमें आएंगे. पाकिस्तान का अपना जो प्रोसेस है, जो हमारा इंडिजिनस प्रोसेस है, उसके अंदर जो सारे प्रोसेस एलिमेंट्स हैं
वो भी हमें हमारे इंडिजिनस प्रोसेस की चीजें समझनी होंगी। तो ये कोई यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है, इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझे कि ये कोई गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिटरेचर की चीज है और पूरी दुनिया में प्लानिंग का कोई एक सर्टेन फॉर्मूला है जिसके तहत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक प्लान्स मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं और उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो भी मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इसलिए ये इस डिस्क्लेमर के साथ हम प्लानिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान के प्लानिंग प्रोसेस की तरफ। यहां तक बात सबको समझ आ गई कि नहीं? वंडरफुल, ओके। और याद रखिए कि आपके कोर्स में अगर कोई पब्लिक फाइनेंस या बजटिंग का भी पार्ट है तो इस प्लानिंग प्रोसेस से आपको बजटिंग भी मैं साथ साथ समझाऊंगा। पूरी आपको गवर्नमेंट के बजट कैसे बनता है वो भी साथ साथ समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले प्लानिंग के बारे में एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान में, और ये बजटिंग के बारे में भी बात है और प्लानिंग के बारे में भी, दोनों सेंस में बात है। प्लानिंग और बजटिंग, क्या पाकिस्तान में ये प्रोसेसेस टॉप डाउन है या बॉटम अप? टॉप डाउन ये है कि द प्लान और द बजट comes from the top and then it is handed down to the implementation level or handed down to the ground level below. यानी आपका टॉप स्ट्रेटेजिक लेवल से, प्राइम मिनिस्टर लेवल से प्लान्स अप्रूव होते हैं और उसके बाद सूबों को और डिस्ट्रिक्ट्स को वो प्लान उठा के हैंड डाउन कर दिए जाते हैं कि ये जी प्लान बन गया और ये आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। और एक है ऑफ कोर्स द बॉटम अप अप्रोच इन विच grassroots empirical evidence is collected from the ground level, and then that evidence basically goes up, and based on that evidence, if decision making, even if decision making has to be done at the top, it is done on the basis of evidence collected at the ground level, and then that evidence, of course, through a certain through certain strategic corridors, that evidence moves up to the strategic decision makers or planners and so on and so forth. And once that evidence goes up, decisions are based. For instance, आपके पंजाब के अंदर अगर लोग ये कहते हैं कि हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, लेकिन केपी के अंदर ग्रास रूट्स के ऊपर पॉपुलर डिमांड है कि हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, तो जब उन सूबों के अंदर प्रोजेक्ट्स प्लान होंगे तो वो ज्यादा अस्पताल बनाने के लिए होंगे और दूसरे सूबे के अंदर स्कूलों की तामीर के ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेके आए जाएंगे, एंड मनी वुड बी इन्वेस्टेड टुवर्ड्स सो एंड सो प्रायोरिटीज ऑफ दोज प्रोविंसेस। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं। तो फिर इस केस में क्या होगा कि आपने डेवलपमेंट की अपॉन पॉपुलर चॉइस, जो लोगों की चॉइस थी। तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, वेयर यू इंक्लूडेड those who would be affected by your decisions as part of the decision making process. अच्छा, तो पहले तो एक चीज ये है कि क्या बॉटम अप होनी चाहिए टॉप डाउन। अब 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि हम जो आइडियल प्रोसेस है वो तो बॉटम अप है, आप लोगों को फैसलों में शामिल करो। अंडर डेमोक्रेटिक प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज द आइडियल इज टू हैव बॉटम अप डिसीजन मेकिंग, राइट? बॉटम अप। और आइडिया खाली ये नहीं है कि बॉटम पे एविडेंस कलेक्ट हो, आइडिया ये है कि फैसले भी बॉटम पे किए जाएं और उसके बाद उन फैसलों की इंप्लीमेंटेशन के लिए उनको ऊपर भेजा जाए। ठीक है, द पब्लिक मेक्स डिसीजंस एंड देन दोज डिसीजंस आर सेंट अपवर्ड्स फॉर इंप्लीमेंटेशन। तो फैसला भी लोग खुद करें, खाली एविडेंस ना दें। ये है आइडियल बॉटम अप प्रोसेस। ऑफ कोर्स इसकी मोडालिटीज एंड हाउ दिस विल हैपन एंड हाउ, तो उसकी गवर्नेंस एस्पेक्ट्स क्या होंगे कि कैसे पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन कैसे गेज किया जाएगा, उसको ऊपर कैसे भेजा जाएगा, ये इस पे सवालिया निशान बहरहाल जरूर हैं कि हाउ वुड दिस बॉटम अप प्रोसेस बी फैसिलिटेटेड एंड हाउ शुड वन इंश्योर
participation and inclusion, these two very very important things in this bottom up decision making process. ये दो सवालिया निशान बहरहाल होने के साथ साथ हम आगे चलते हैं कि एक तो सबसे पहला सवाल, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखें तो आप ये बात उसमें तस्करा करें कि पाकिस्तान के केस में 18वीं तरमीम के तहत जब फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन और डेवोल्यूशन की बातें उसमें हुई तो आइडिया तो ये था कि सूबे और सूबों से नीचे फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएं और लोकल गवर्नमेंट्स, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स या लोकल गवर्नमेंट्स अपने फैसले करें और फिर उन फैसलों की, और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का रोल प्रोवाइड करे, वो फैसले खुद करें और उनकी फैसलों की जब इम्प्लीमेंटेशन आए तो फेडरल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट करे उनके डिसीजंस को। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ नहीं। 18th अमेंडमेंट की सही लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और अभी भी बहुत हद तक हमारी प्लानिंग जो है वो टॉप डाउन है। आपकी फेडरल गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन जैसे इदारे फैसले करते हैं और उन फैसलों को नीचे हैंड डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट, हेडिंग बेशक दे दीजिए, प्रोसेस स्टार्ट हम कर रहे हैं बिल्कुल बॉटम अप से, तो लोकल गवर्नमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में प्लानिंग कैसे होती है, प्रोजेक्ट्स कैसे प्लान होते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स में। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स में दो इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे नीचे का जो इंस्टीट्यूशन है उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, दैट कंप्राइजेस ऑफ द डीसी एंड अदर deputy director development in the district and people like that who are members, जो development के लोग हैं, they are representatives of the planning and development department. हर सूबे का एक P&D डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सूबे के अंदर जो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट अप्रूविंग अथॉरिटी है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यानी उस सूबे के जो भी प्रोजेक्ट्स उस सूबे के अंदर उस एक साल में, अगले साल में इंप्लीमेंट होने हैं, उनके या अगले 3 साल में होने हैं, 2 साल में, जो भी उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, कुछ प्रोजेक्ट्स बड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के, कुछ शॉर्ट के, वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है, चाहे इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, चाहे हेल्थ का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे लॉ एंड जस्टिस का प्रोजेक्ट है, एनीथिंग has to be approved by the planning and development department of that province. तो पहले तो एक ये बात समझिए कि पाकिस्तान के जो एरियाज हैं और जो सूबे हैं, इन सबके पास एक एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और इनका फेडरल में जो इन P&Ds का जो फेडरल में काउंटर पार्ट है वो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, PCP। ठीक है, अब आपके लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने 2 पार्टीज या बॉडीज बनाई हुई हैं। दीज आर नॉट फिजिकल इंस्टीट्यूशंस या उस तरह से इदारे नहीं है, दे कंप्राइज ऑफ जस्ट पीपल। समझ ले कमेटीज हैं, लोगों के ऊपर मुश्तमिल कमेटीज हैं, कोई इदारे नहीं हैं। तो इनको ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस नहीं समझना। दीज आर काइंड ऑफ कमेटीज कंप्राइजिंग ऑफ पीपल टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, और वो टास्क क्या है? प्रोजेक्ट अप्रूवल्स। ठीक है, अच्छा, फॉर इंस्टेंस कि उस डिस्ट्रिक्ट का कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लीमेंट होना है, जो शहर के अंदर इंप्लीमेंट होना है, तो वो प्रोजेक्ट असूली तौर पे अगर उसका सर्टेन थ्रेशोल्ड से वो नीचे है, अच्छा, ये जो सारे मैं आपको बताऊंगा ना, इनकी मुझे अमाउंट्स याद नहीं है, वो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड किया हुआ है प्लानिंग प्रोसेस के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा कि लास्ट थ्रेशोल्ड्स क्या है। और वो पंजाब का डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसमें सारे आपको थ्रेशोल्ड्स मिल जाएंगे। थ्रेशोल्ड से मतलब ये है कि ये हर वर्किंग पार्टी जो है ना, ग्राउंड अप, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, प्रोविंस की, फेडरल की, इन सब का कोई थ्रेशोल्ड है कि अच्छा, ये वाली कमेटी जो है या ये वाली जो वर्किंग पार्टी है, ये सिर्फ 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर सकती है। उससे ऊपर वाला जो भी प्लेटफॉर्म है, फोरम है, वो 7.5 करोड़ कर सकता है, उससे ऊपर वाला 25 करोड़ तक कर सकता है। तो ये जो अमाउंट्स हैं, ये मुझे एट द बैक ऑफ माय हेड याद नहीं है और ये चेंज भी होती रहती हैं। वैसे तो आपको एग्जाम में इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू डू अ डिस्कशन ऑन दिस,
लेकिन अगर कभी प्लानिंग प्रोसेस आपको लिखना भी पड़ जाए तो उसके लिए एक दफा जस्ट हैव अ कर्सरी लुक एट द नंबर्स। 5 या 6 नंबर ही हैं, क्योंकि ये 5 और 6, 5, 4 या 5 कमेटीज है, हर एक का एक एक थ्रेश होल्ड है, तो वो जस्ट 4 और 5 नंबर्स दैट यू माइट वांना लुक एट। ओके, तो सबसे जो पहला फोरम है वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, DDWP कहते हैं इसको। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना अंडर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, जो भी DDWP का जो भी थ्रेशोल्ड है, वो प्रोजेक्ट्स DDWP में अप्रूवल के लिए जाते हैं। और DDWP बेशतर दफा साल के दौरान DDWP की मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करते हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स DDWP में जाके प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। DDWP इज द प्राइमरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म। जो प्रोजेक्ट्स DDWP के थ्रेशोल्ड से बड़े होते हैं, प्रोजेक्ट जिनकी कॉस्ट प्रोजेक्ट्स की DDWP के थ्रेशोल्ड से बड़ी होती है, those projects are referred to DDSC. DDSC stands for District Development Subcommittees. These are now committees which would review projects over the limit of the DDWP. और इन बॉडीज का या इन पार्टीज का काम सिर्फ एक ही है, वो प्रेजेंटेशन सुनते हैं, वो देखते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट को इस हेल्थ के प्रोजेक्ट या एजुकेशन के प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, उसकी जरूरत है कि नहीं, क्या गवर्नमेंट को इस पे पैसे स्पेंड करने चाहिए, अगर करने चाहिए तो कितने पैसे स्पेंड करने चाहिए। तो वो कॉस्ट को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं उस प्रोजेक्ट की। उसमें अगर प्रोजेक्ट की कुछ कंपोनेंट वो चाहते हैं कि होने चाहिए लेकिन कुछ कंपोनेंट नहीं होने चाहिए, तो वो कंपोनेंट निकाल देंगे। तो बेसिकली एक रिव्यू प्रोसेस है, और रिव्यू के बाद द कमेटी हैज द डिस्क्रेशन टू अप्रूव द प्रोजेक्ट और नॉट अप्रूव द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा कि अभी हम नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में ये फर्क है कि अगर आपको एक हेल्थ सेक्टर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना है ना, हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट आप लाए हो नए हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन का, या किसी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में आपने नई मशीनरी इंपोर्ट करनी। अगर गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट ये प्रोजेक्ट लेकर आया है तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली जो हेल्थ डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट का काम है, यानी जो वो सर्विस डिलीवर करते हैं, ये डायरेक्टली दिस एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन लाइन विद द सर्विस दैट दे प्रोवाइड। ठीक है, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट लेकर आता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अपनी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी बिल्डिंग जहां उनका स्टाफ बैठता है, वहां उन्होंने पूरी बिल्डिंग को नए कंप्यूटर्स देने हैं, तो इसका ताल्लुक हेल्थ की जो सर्विस डिलीवर कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट उससे नहीं। अब ये इस एक्सपेंडिचर के लिए भी उनको एक प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा, पर ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और तीसरा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट्स करती हैं जिनके लिए वो प्रोजेक्ट्स लेके प्रोजेक्ट्स प्लान करते हैं, वो है उसके लिए प्रोजेक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे मैं समझा रहा हूँ कि तीसरा किस्म का जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए उनको प्रोजेक्ट्स तो खैर नहीं प्लान करने पड़ते। जो तीसरे किस्म का एक्सपेंडिचर है वो होता है आपका करंट एक्सपेंडिचर, यानी एक है आपका डेवलपमेंट, एक है आपका ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक है आपका करंट एक्सपेंडिचर। ठीक, तो करंट एक्सपेंडिचर वो है जो सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के और सारे सरकारी लोगों को जो सैलरी जाती है वो करंट एक्सपेंडिचर में से जाती है, वो सैलरीज का जो अच्छा उसका डेवलपमेंट से, यानी जो सर्विसेज वो डिपार्टमेंट डिलीवर कर रहे हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कोई डिपार्टमेंट अगर एक सड़क बनाता है तो उस सड़क को बनाने का जो खर्चा है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर उस डिपार्टमेंट के जो अपने एम्प्लॉइज उस सड़क के ऊपर काम कर रहे हैं, अनलेस के हम डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हो जो अपने हाथ से सड़क बना रहे हैं, वो तो जो लेबर बना रही है अपने हाथ से सड़क, चूंकि वो उस सड़क के प्रोजेक्ट के अंदर उनकी कॉस्ट जा रही है तो वो तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। लेकिन वो लोग
जो सरकार के परमानेंट मुलाजमीन है, उस प्रोजेक्ट के मुलाजमीन नहीं है, सरकार के परमानेंट मुलाजमीन है, हाईवे डिपार्टमेंट में या कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के डिपार्टमेंट में जो सड़कें बनाते हैं, तो उन सब लोगों की सैलरीज वुड बी करंट एक्सपेंडिचर, नॉट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप ये तफरीक वाजे हो गई आपको, यू नो व्हाट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज करंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे दो बॉडीज थी वो यही थी, एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी और एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सब कमेटी, DDWP एंड DDSC। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स यही लोग कर रहे होते हैं, DDWP, DDSC, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के नीचे के प्रोजेक्ट्स यही लोग करते हैं। अच्छा, इनसे ऊपर अब एक प्रोविंशियल लेवल की बॉडी है जो कि जिसको हम बोलते हैं PDWP, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। अब ये बड़ी अहम है, इसको समझना अपने लफ्जों में आप लिखते भी जाइए। दिस इज हाउस्ड विद इन द प्रोविंशियल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक, PDWP, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, दिस इज हाउस्ड विद इन द PDWP। सॉरी, PDWP is housed within the PND, Planning and Development Department. ठीक है, अब हाउस से मेरा ये मतलब नहीं है, लाइक आई सेड अर्लियर, ये कोई फिजिकल उस तरह से इंस्टीट्यूशन नहीं है, PND के अंदर कोई विंग नहीं होता। PND के चेयरमैन, PND का सेक्रेटरी और PND के चंद लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी की तरह होती है, जिस कमेटी ने साल में सिर्फ एक दफा काम करना है और उसने एक्टिव होके प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना है। ठीक है, उस 1-1.5 महीने में सारी PDWP की मीटिंग्स होती हैं। अच्छा, वो मीटिंग्स कैसे होती हैं मैं ये भी समझाता हूँ। जब प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी कंप्राइजेस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और इनका काम ये है कि जो प्रोविंस के अंदर रेलिवेंट लाइन डिपार्टमेंट्स है ना प्रोविंस के, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के, ये हर साल अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स हर साल लेकर आते हैं। फॉर इंस्टेंस, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे जो इस साल का सारे प्रोजेक्ट्स हमने इम्प्लीमेंट करने हैं, उनकी हम 10 प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1 बिलियन है, तो हमारे $10 बिलियन के 10 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, उसकी वो एक हर प्रोजेक्ट की एक अलग परफॉर्मा बनता है, उस परफॉर्मा को हम कहते हैं PC1। जो DDWP में भी जा रहा है और DDSC में भी जा रहा है, वो भी PC1 फॉर्मेट पे होते हैं। PC1 एक गवर्नमेंट की टेम्पलेट है, गवर्नमेंट का परफॉर्मा है, गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, जिसके अंदर आप पूरे प्रोजेक्ट का प्रपोजल लिखते हो। ठीक है, जो मैंने चीजें आपको पहले ही बताएंगे, प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, हर कंपोनेंट पे कितना पैसा लगेगा, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है, कौन उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगी, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफी बड़ा 5-6 पेजेस का एक बड़ा प्रोफॉर्मा होता है, लाइक अ फुल प्रोजेक्ट प्रपोजल, और जब आप उसको पॉपुलेट करते हैं तो वो अक्सर PC1 जो है वो 100-150 पेजेस के होते हैं, फुल, लाइक इट्स अ थिक। तो अगर आप लॉ एंड जस्टिस लेट्स इमेजिन 10 प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है उसने 10 अलग अलग PC1 बनाए हैं। ठीक, तो अब इन द मॉडर्न डे एंड एज PDWPs ऐसे कंडक्ट होती हैं कि हर प्रोजेक्ट को की 4 या 5 स्लाइड्स बनाई होती हैं उन्होंने, PC1 डॉक्यूमेंट्स पहले से वो सबमिट करा चुके होते हैं PND को। उसके बाद जब PDWP की मीटिंग्स का टाइम स्टार्ट होता है, जब मीटिंग के दिन आते हैं, तो फिर हर डिपार्टमेंट अपनी अपने प्रोजेक्ट्स की पूरी प्रेजेंटेशन बना के आता है। जैसे अगर लॉ एंड जस्टिस एक प्रेजेंटेशन बनाई है उसने, तो उसमें 3-3, 4-4 स्लाइड्स उसकी हर प्रोजेक्ट के ऊपर होंगी, और लेट्स इमेजिन उसके 10 प्रोजेक्ट हैं, तो वो 30-40 स्लाइड्स लेके PND में आएंगे। हर डिपार्टमेंट को एक दिन दिया जाता है कि इस दिन आपने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करना है। ठीक है, अपने PC1s को प्रेजेंट करना है। वो आते हैं और अपने PC1s को प्रेजेंट करते हैं उस एक सर्टेन डे पे। ठीक है जी, जब वो अपने PC1s प्रेजेंट करते हैं, तो उनके PC1s की बेसिस पे फिर कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट उसने लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट कमेटी ने
नहीं लेना, किस प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट का पैसा लगना चाहिए, किस पे नहीं। उसमें फिर वो एक बहुत रिगरस रिव्यू प्रोसेस होता है और उसके बाद लेट्स इमेजिन कमेटी लॉ एंड जस्टिस वालों को पीडीडब्ल्यूपी कहती है कि हमें 2 प्रोजेक्ट नहीं अच्छे लगे, इनकी पाकिस्तान को या गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है, लेट्स नॉट डू दैट। बाकी 8 प्रोजेक्ट्स हम अप्रूव कर रहे हैं, 8 में से 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम सर्टेन कंपोनेंट्स अप्रूव कर रहे हैं, पूरा पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, तो कुछ कॉस्ट वो बीच में से निकाल देते हैं। पीडीडब्ल्यूपी ने अल्टीमेटली एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कॉस्ट सेविंग करानी होती है, पैसा कम से कम लगवाना होता है। डिपार्टमेंट तो चाह रहा होता है कि उसको अपने यूसेस के लिए ज्यादा से ज्यादा बाकी डिपार्टमेंट्स को पैसा ना मिले, उसको मिले। पीडीडब्ल्यूपी ने ये इंश्योर करना होता है कि जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल बजट है, जितना पैसा है गवर्नमेंट के पास, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, यानी नॉट एग्जैक्टली इक्वली बट लाइक equitably distributed between all departments, ताकि वो सारे डिपार्टमेंट्स की बजटरी और फाइनेंशियल नीड को पूरा करें। ठीक है, तो इसलिए वो कॉस्ट रैशनलाइजेशन और कॉस्ट सेविंग कराने की पीडब्ल्यूपी कोशिश करती है। फिर उन्होंने मेन चीज ये देखनी होती है कि आया कि इस प्रोजेक्ट की सूटेबिलिटी फीजिबिलिटी क्या है, एंड डज पाकिस्तान नीड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं इसकी अहम मिसाल ये है कि जब पिछली गवर्नमेंट पंजाब में जो लास्ट गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की, उसमें बहुत ज्यादा सड़कें और पुल और ब्रिज बनते थे, तो लोग उसमें पीएनडी का ये फेलियर बताते थे कि जब पीएनडी के पास ये मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं तो पीएनडी इनको अप्रूव क्यों करता है, वही पैसा वो हेल्थ एजुकेशन दूसरी तरफ भी डाल सकता है। ठीक, लेकिन इन एनी केस वो पैसा लगता था और वो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं या नहीं होते, जो भी उसका रिव्यू प्रोसेस है वो पीएनडी करती है। और पीएनडी के अंडर बॉडी कौन सी है जो एक्चुअली कर रही होती है, पीडीडब्ल्यूपी, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, दैट इज हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। एक बात याद रखिए कि सूबों के अंदर जो चेयरमैन पीएनडी की पोजीशन है, इट्स अ ग्रेड 22 पोजीशन। प्रोविंसेस में वैसे 22वें ग्रेड की पोजीशंस होती नहीं है, सिर्फ चीफ सेक्रेटरी होता है प्रोविंस का 22वें ग्रेड का, और सूबे के अंदर जो चेयरमैन पीएनडी होता है वो होता है 22वें ग्रेड का। बाकी सूबों के अंदर 22वें ग्रेड की पोजीशंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में नहीं होती। यहां तक किसी को अगर कोई बात नहीं समझ आई या सवाल शूट करें, भेजें सवाल, में उनके आंसर करके फिर हम आगे चलेंगे। Now PC1s are uh, no PC1s are PC1 is just a development format. It's a performa. तो वो जरूरी उसकी कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि इस फोरम पे अगर प्रेजेंट होगा तो भी PC1 होगा, डीडीडब्ल्यूपी के लिए भी PC1 होता है, पीडीडब्ल्यूपी के लिए PC1 होता है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो एडीपी की फॉर्मुलेशन के लिए हो। जारी बात है, प्रोविंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एडीपी का तो हिस्सा है ही है, तो और वो सब PC1 फॉर्मेट में हुए होते हैं, तो वो सारे ही एडीपी में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो एडीपी का इस बात से ताल्लुक नहीं है कि प्रोजेक्ट का परफॉर्मा PC1 में होगा या किसी और फॉर्मेट में होगा। ऑफ कोर्स, और गवर्नमेंट का फॉर्मेट PC1 है, तो जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं सब PC1 में ही होते हैं, चाहे वो प्रोविंस के हों चाहे फेडरल हों। Sorry, what is PNDP? There's nothing like PNDP. Okay, don't confuse the names. PDW की P की भी सब कमेटी होती है? No. Okay, so there's no subcommittee. DDSC is not a subcommittee of the DDWP. अगर आपको ये confusion हो रही है, they are two separate platforms. DDWP सबसे छोटा प्लेटफॉर्म है, उससे बड़ा DDSC है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सब कमेटी, और PDWP is Provincial Development Working Party. I can see that some people have joined in late. Have they? क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे हैं PDWP stands for, काफी लोगों ने पूछा हुआ है PDWP stand for. मैं काफी दफा ये बता चुका हूँ। अच्छा चलें, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। ठीक है, अच्छा चलें आगे चलते हैं।
अब पीडीडब्ल्यूपी की बात मैंने बता दी, ये कंफ्यूजन ना हो कि पीडीडब्ल्यूपी कोई पीएनडी के अंडर कोई इंस्टीट्यूशन है या पीएनडी का कोई विंग है, ऐसी कोई बात नहीं। इट्स जस्ट अ कमेटी, इट्स अ वर्किंग पार्टी फॉर्म्ड अंडर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड इट इज हेडेड बाय द चेयरमैन। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीडीडब्ल्यूपी अक्सर डिस्ट्रिक्ट के डीसीज भी हेड कर लेते हैं और उनकी हेडशिप के अंदर ही उस डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज होते हैं। आगे चलते हैं। हमारे फेडरल के अंदर, अच्छा, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सब कमेटीज। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया पीडीडब्ल्यूपी को। पीडीडब्ल्यूपी की एक सैंक्शनिंग लिमिट है, यानी एक थ्रेशोल्ड है, और उस सैंक्शनिंग लिमिट तक पीडीडब्ल्यूपी प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज करता है। अच्छा, मैंने इसका ये प्रोसेस बता दिया कि सारे लाइन डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं पीडीडब्ल्यूपी को, विच इज ऑफ कोर्स हेडेड बाय द चेयरमैन। और उसके बाद पीडीडब्ल्यूपी जब एक दफा फैसला कर लेता है कि उसने लॉ एंड जस्टिस के इतने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए, एग्रीकल्चर के इतने किए, हेल्थ के इतने किए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर प्रोविंस में 36 डिपार्टमेंट्स हैं तो सबके प्रोजेक्ट्स जब एक दफा अप्रूव हो गए, सबके प्रोजेक्ट्स जब एक दफा अप्रूव हो गए, तो उनके अप्रूवल्स के बाद, उन प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स के बाद कंसोलिडेट किया जाता है कि हर डिपार्टमेंट के, लेट्स इमेजिन लॉ एंड जस्टिस की मैं अभी मिसाल दे रहा था कि उनके $1-1 बिलियन के 8 प्रोजेक्ट लेट्स इमेजिन अप्रूव हो गए, तो $8 बिलियन का, मैं ऐसे एक एग्जैजरेटेड सी फिगर दे रहा हूँ, लॉ एंड जस्टिस का जो प्रोविंस का डिपार्टमेंट है उसका पीडीडब्ल्यूपी ने अप्रूव कर दिया कि $8 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने उसका जो वो अपना प्लान लेकर आए थे उसमें 10 पीसी1 थे, 2 उन्होंने निकाल दिए, 8 अप्रूव कर दिए। उन 8 की कॉस्ट $8 बिलियन थी, तो उन्होंने कहा कि $8 बिलियन की एलोकेशन, इसके लिए हम एलोकेशन का वर्ड यूज करते हैं, $8 बिलियन की एलोकेशन हो गई लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को। इस तरह एक सर्टेन एलोकेशन हेल्थ की हो गई, एक सर्टेन एजुकेशन की हो गई, एक सर्टेन इसकी उसकी उसकी, और ये है पीडीडब्ल्यूपी के अप्रूव। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली अप्रूव किए, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव हुए हुए थे, उनका भी चूंकि बजट प्रोविंस में अल्टीमेटली आना है, क्योंकि वो पूरे वो डिस्ट्रिक्ट्स अगर आपके सूबे का हिस्सा है, पंजाब की सारी 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन डिस्ट्रिक्टों के भी प्रोजेक्ट्स, और साथ साथ जो गवर्नमेंट के लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जितने भी, लेट्स से 30 हैं, 32 हैं, 35 हैं, 36 हैं, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबके जो पीडीडब्ल्यूपी ने साल के एंड पे अप्रूव किए प्रोजेक्ट्स, वो सब कंसोलिडेट करके आपका पूरे प्रोविंस का एडीपी बनता है, एनुअल डेवलपमेंट प्लान। यानी एनुअल डेवलपमेंट प्लान बेसिकली क्या है, आपके सूबे का उस साल का पूरा डेवलपमेंट बजट जब एंड पे, और ये पीडीडब्ल्यूपी का प्रोसेस यूजुअली हर साल मार्च में वो प्रेजेंटेशंस लेना शुरू करते हैं, अप्रैल तक, एंड तक, मई के स्टार्ट तक वो फाइनल करके फाइनेंस डिवीजन को बता देते हैं कि हमें डेवलपमेंट के लिए इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर इतना पैसा चाहिए, यानी हमने इतने पैसे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं। उसके बाद, और फिर नॉन डेवलपमेंट भी उसका हिस्सा है, नॉन डेवलपमेंट पीडीडब्ल्यूपी में वो नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी ले रहे होते हैं, तो वो बता देते हैं कि इतने के हमने प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट का करंट एक्सपेंडिचर है वो तो है ही है ना, जो गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो भी है, उनको गवर्नमेंट जो तनख्वाहें दे रही है, गवर्नमेंट ने अगर कोई बिल्डिंग्स रेंट की है अपने ऑफिस बनाने के लिए, उनका रेंट पे कर रही है, वो करंट एक्सपेंडिचर तो है ही है। लेकिन ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये हर साल वेरी भी हो रहा है, और ये एक रिव्यू मैकेनिज्म के थ्रू गुजरता है, और वो रिव्यू, उसके लिए कुछ रिव्यूइंग और अप्रूविंग अथॉरिटीज या बॉडीज हैं गवर्नमेंट की, या प्लेटफॉर्म या फोरम्स हैं, और हर फोरम की एक सर्टेन सैंक्शनिंग लिमिट है, जितना पैसा वो फोरम खुद से सैंक्शन कर सकता है। तो पीडीडब्ल्यूपी की बेसिस पे हर डिपार्टमेंट अपना अपना एनुअल डेवलपमेंट प्लान लाया, उसके बाद डीडीडब्ल्यूपी में और डीडीएससी में जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए उनको भी इसमें एड अप किया, तो पूरे सूबे का एडीपी बन गया। एक एडीपी है जो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग है।
ठीक है ना। तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट अपने हर प्रोजेक्ट का एक PC1 है, उन सब PC1 को इकट्ठा किया तो उस डिपार्टमेंट का एडीपी बना, और सारे डिपार्टमेंट्स को का एडीपी को इकट्ठा किया तो पूरे सूबे का एडीपी बन गया, एनुअल डेवलपमेंट प्लान। तो वो बेसिकली एडीपी आपको ये बताता है कि पूरे सूबे का अगले साल का प्लान क्या है, व्हाट प्रोजेक्ट्स आर दे गोइंग टू इम्प्लीमेंट। वो प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। एक ये कि वो ये बताता है कि पूरे सूबे की बजटरी एलोकेशंस क्या होगी, किस सेक्टर के अंदर आप कितना पैसा खर्च रहे हो, ठीक है। फिर तो एक तरह से वो आपकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज बता रहा है और आपकी बजटरी एलोकेशंस बता रहा है। फॉर दीज टू इंपॉर्टेंट रीजंस this planning process becomes very, very important, because it tells you the direction in which the government is planning to move in a certain year. आप अगर हेल्थ और एजुकेशन से पैसा निकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दोगे तो आपको पता होगा that the government's development priority focuses upon infrastructure development and not social development. और अगर आप social indicators जो हेल्थ और एजुकेशन है उनमें पैसा लगा दोगे और सड़कों के प्रोजेक्ट से निकाल दोगे तो आप कहोगे द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज इन सोशल डेवलपमेंट एंड नॉट ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है कार्बन मिटिगेशन के, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट के एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप कहोगे कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो ये प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग है, जो आपके एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, दे टेल यू the sort of budgetary allocations that the government is making, sectoral budgetary allocations, and they also tell you the direction in which the government plans to move, which means that it tells you the development priorities of the government, कि कौन से sectors में government development करना चाह रही है, किन चीजों को develop करना चाह रही है during a certain period of time। यहां तक सबको बात समझ आ गई? फिर आगे चलते हैं। पीटीडब्ल्यूपी से ऊपर का जो एक प्लेटफॉर्म है उसको हम कहते हैं सीडीडब्ल्यूपी। सीडीडब्ल्यूपी सीडीडब्ल्यूपी क्या है? सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को भी डीडीडब्ल्यूपी बोलते हैं, और अक्सर आप अखबारों के आर्टिकल्स देखेंगे जो फेडरल लेवल की मिनिस्ट्रीज है ना, उनके अंडर भी हर मिनिस्ट्री का या हर डिवीजन का जो सेक्रेटरी होता है ना, उसकी हेडशिप के अंदर एक डीडीडब्ल्यूपी बनी होती है। वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी नहीं है, वो होती है डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, जो हर मिनिस्ट्री या हर डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल बनी होती है। उसका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि उसकी भी एक सर्टेन सैंक्शनिंग लिमिट है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने नई किताबें खरीद के हर स्कूल में देनी है और उनको फौरी तौर पे जरूरत पड़ गई है, तो क्या वो साल के एंड पे जब एडीपी की मीटिंग्स होनी है उसका इंतजार करेंगे उस प्रोजेक्ट को लाने के लिए? नहीं। उसकी एक सर्टेन सैंक्शनिंग लिमिट है डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के पास, जिसको हेड कर रहा होता है उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। उसमें उनको किसी एक्सटर्नल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, उसमें सेक्रेटरी खुद बैठता है, वो अपने डिपार्टमेंट के पास कितने पैसे हैं, उसका बजट क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब चीजें देखता है, और वो एक सर्टेन अमाउंट का प्रोजेक्ट खुद भी सैंक्शन कर सकता है अंडर अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। और उसमें फिर उसको प्लानिंग कमीशन के पास, अगर तो फेडरल में है तो उसने प्लानिंग कमीशन के पास जाना है, अगर प्रोविंस में है तो उसने प्रोविंस के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास जाना है, ठीक है। तो उसको अब उसको इन दोनों एक्सटर्नल बॉडीज के पास जाने की जरूरत नहीं होती। वो डिपार्टमेंट का जो अपना सेक्रेटरी है वो अप्रूव कर सकता है। उसको डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जो डीडीडब्ल्यूपी है उसकी मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। उसकी मीटिंग में वो जो फैसला करेंगे कि ये प्रोजेक्ट, इसकी इतनी कॉस्ट हम अप्रूव कर लेते हैं, कर सकते हैं, तो फिर वो वैसे भी हो जाता है। तो जब प्रोविंस से ऊपर फेडरल में जाते हैं तो फेडरल में एक तो जो गवर्नमेंट की डिविजन या मिनिस्ट्रीज है उनके अंडर सेक्रेटरी, हर फेडरल सेक्रेटरी जो है, अब इस्लामाबाद के अंदर 34 मिनिस्ट्रीज हैं और उन 34 मिनिस्ट्रीज के अंदर 43 डिविजन है। हर डिविजन का एक फेडरल सेक्रेटरी है हु इज द हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द ओवरऑल हेड ऑफ द डिविजन। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें एक से ज्यादा डिविजन है,
तो उनमें मिनिस्टर तो ऊपर एक है, लेकिन नीचे सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज एक से ज्यादा हैं, क्योंकि हर डिवीजन का सेक्रेटरी अलग अलग है। ठीक है, तो हर डिवीजन के अंदर हर सेक्रेटरी की हेडशिप में एक डीडीडब्ल्यूपी बनी होती है। जब भी उनको साल के दौरान प्रोजेक्ट्स चाहिए तो वो डीडीडब्ल्यूपी की मीटिंग कॉल कर लेते हैं और उसमें सेक्रेटरी प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर देता है। वो प्रोजेक्ट्स भी आपके अल्टीमेटली आपके एडीपी या उसका हिस्सा बनेंगे। ठीक है जी, जो आपका एडीपी है ना उसका वो हिस्सा बनेंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। सीडीडब्ल्यूपी, अब बिल्कुल वैसे ही जैसे पीडीडब्ल्यूपी की फॉर्मुलेशन हुई भी है ना आपके प्रोविंस के अंदर, बिल्कुल उसी 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 मोडालिटी के ऊपर फेडरल के अंदर आपका सीडीडब्ल्यूपी होता है, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। सीडीडब्ल्यूपी इज फॉर्म्ड अंडर सीडीडब्ल्यूपी इज फॉर्म्ड अंडर द प्लानिंग कमीशन। अब मैंने शुरू में बताया था कि जो प्रोविंशियल पीएनडीज हैं उनका फेडरल में काउंटर पार्ट कौन है? द प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। प्लानिंग कमीशन इज एन अटैच्ड बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। एक आपकी वजारत है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, जिसके वजीर इस वक्त असद उमर साहब है। ठीक है, वो मिनिस्ट्री जो है उसकी अटैच्ड बॉडी है प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, याद रखिए कि प्लानिंग कमीशन, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के ऊपर, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, फेडरल ओम्बड्समैन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो उस तरह ही जहन में रखिए कि प्लानिंग कमीशन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो नहीं है, लेकिन जो चेयरमैन है ना प्लानिंग कमीशन का, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इसलिए है कि चेयरमैन कोई ब्यूरोक्रेसी से या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से वो चेयरमैन नहीं आता। वो चेयरमैन एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। एक्स ऑफिशियो से मतलब है कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो भी वक्त का प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन होगा ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब मैंने आपको ये बताया कि जो प्रोविंशियल पीएनडीज हैं उनके चेयरमैन जो होते हैं दे आर ग्रेड 22 ऑफिसर्स। जो फेडरल है ना हमारा प्लानिंग कमीशन, उसका चेयरपर्सन जो है या चेयरमैन जो है इज एक्स ऑफिशियो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका मतलब अब प्राइम मिनिस्टर ने तो उसके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स नहीं चलाने, तो इसलिए डेप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो होता है ना, वो कभी कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में से भी बंदा आ जाता है, कभी ब्यूरोक्रेसी में से भी आ जाता है। जो भी डेप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन है ना, ही इज बेसिकली द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक, माजी में हमारे जब सरताज अजीज साहब हमारे मशीर थे, एडवाइजर थे गवर्नमेंट के ऑन फॉरेन अफेयर्स, तो उनको जब फॉरेन ऑफिस से हटाया गया तो उनको फॉरेन ऑफिस के बाद दूसरा टास्क दे दिया गया प्लानिंग कमीशन का। उनको डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन बनाया गया 2017 में। वो कुछ अर्सा रहे। इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जहांजेब खान साहब को चेयरमैन एफबीआर बनाया, और जब शबर जैदी को चेयरमैन एफबीआर अपॉइंट करके जहांजेब खान को हटाया तो जहांजेब खान साहब को डेप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन लगा दिया गया। ही इज अ पास ऑफिसर, डीएमजी ऑफिसर, आई डोंट नो व्हाट कॉमन ही इज फ्रॉम, लेकिन उनका इस काम में तजुर्बा बहुत ज्यादा था, और इसलिए था कि वो इससे पहले चेयरमैन पीएनडी पंजाब रह चुके थे। ठीक, और वो भी ग्रेड 22 की पोस्ट थी। उसके बाद चेयरमैन एफबीआर भी ग्रेड 22 की पोस्ट थी, या फिर वो पॉलिटिकल अपॉइंटी भी आ सकते जैसे शब्बर जैदी साहब आए। और उसके बाद अब डेप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो है, ये भी कोई पर्टिकुलर ग्रेड की पोस्ट नहीं, ग्रेडेड पोस्ट उस तरह से नहीं है। इस पे पॉलिटिकल लोग भी आ सकते हैं और कोई सर्विस से बंदा भी आ सकता है। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कहूं कि डिप्टी कमिश्नर जो है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो एक ग्रेडेड पोस्ट है, उसके ऊपर आप किसी पॉलिटिकल अपॉइंटी को नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो वो अपने किसी पार्टी वर्कर या पार्टी लीडर को कहे कि वो डीसी बन जाए किसी डिस्ट्रिक्ट का, अनलेस एंड अनटिल प्राइम मिनिस्टर उस बंदे को अपने विद द स्ट्रोक ऑफ ए पेन, प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी है कि किसी भी बंदे को वो सर्विस के अंदर इंडक्ट कर सकता है।
तो उसको फिर वो सर्विस के अंदर किसी सर्टन ग्रेड में, ग्रेड 18 या 19 जिसका डिप्टी कमिश्नर होता है, उस ग्रेड में वो उस बंदे को इंडक्ट करे और फिर उसको सर्विस का हिस्सा बना के उसको डीसी की पोस्ट दे दे. दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. आपको पता चला होगा रिसेंट टाइम्स में भी मौलाना फजलुर रहमान के भाई का केस था, जिनको केपी गवर्नमेंट ने इस तरह ही सर्विस में इंडक्ट किया और फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट केपी में आई तो उन्होंने उसको तंग करना शुरू किया, तो उसने अपनी सिंध गवर्नमेंट में पोस्टिंग करा ली एंड नाउ ही सर्विंग एज ए डीसी इन सिंध. तो उन्होंने एक बंदे को बगैर सीएसएस के और किसी चीज के प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट इंडक्ट करवा लिया था प्रोविंशियल सर्विस के अंदर. अब अगर प्रोविंस में आपने सर्विस में इंडक्ट होना है तो आपको सीएम के अप्रूवल से होना है, और फेडरल की जैसे सिविल सर्विस हमारी सीएसएस वाली है जो फेडरल गवर्नमेंट की है, उसमें आपको प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से होना है. तो जब पिछली गवर्नमेंट में जेयूआई की अपनी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने सीएम के अप्रूवल से मौलाना फजलुर रहमान के भाई को सर्विस में इंडक्ट कर दिया एंड देन नाउ ही सर्विंग एज द डीसी. खैर उसमें कोई लीगल सुकम नहीं है क्योंकि अगर सीएम ने उसके डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं तो लीगली तो वो चैलेंजेबल नहीं है, पर ऑफ कोर्स फिर वो एक डिफरेंट मोरालिटी के ऊपर डिस्कशन चली जाती है, पॉलिटिकल मोरालिटी के ऊपर. एनीवेज, सो कमिंग बैक टू इट, बस ये मैं सीडीडब्ल्यूपी और ये खत्म कर दूं फिर नमाज पे चलते हैं. गिव मी 5 मोर मिनट्स. 7:13 हो या 7:20 पे हम नमाज पे चलते हैं. 7:40 तक नमाज का टाइम होता है, 7:45 तक. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. तो सीडीडब्ल्यूपी हाउस्ड है विद इन द प्लानिंग कमीशन. इट इज हेडेड बाय द डेप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, और डेप्टी चेयरमैन सीडीडब्ल्यूपी को हेड करता है. वो प्रोजेक्ट्स जो पीडीडब्ल्यूपी के सैंक्शनिंग लिमिट से ऊपर होते हैं वो अल्टीमेटली सीडीडब्ल्यूपी को रेफर होते हैं. ठीक है. अच्छा, सीडीडब्ल्यूपी से ऊपर का पाकिस्तान का टॉप मोस्ट जो फोरम है उसे हम कहते हैं एक्नेक. एक्नेक स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ECNEC. इसकी एब्रीविएशन दोबारा कंफर्म कर दीजिएगा, एक्नेक. वो प्रोजेक्ट्स जो सीडीडब्ल्यूपी की लिमिट से ऊपर होते हैं दे आर रेफर्ड टू एक्नेक. अच्छा, जो एनईसी है ना, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्लानिंग और एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर को ऑन इकोनॉमिक मैटर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम क्योंकि इसकी फॉर्मेशन इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. बिल्कुल वैसे जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ना, आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई थिंक National Economic Council is Article 156 of the Constitution, if I correctly recall, and NFC, National Finance Commission, is 160 of the Constitution. ठीक है. तो NEC का ही एक छोटा हिस्सा होता है, NEC के कुछ मेंबर्स पे कंप्राइजिंग होता है ECNEC. ECNEC is also headed by the Prime Minister of Pakistan. ECNEC is the approving authority for mega projects. जैसे मैं इसकी मिसाल, यानी वो प्रोजेक्ट्स जो CDWP के भी सैंक्शनिंग लिमिट से बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अल्टीमेटली एक्नेक के पास जाते हैं. एक्नेक को प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी एक्नेक का हिस्सा होते हैं, और ऑफ कोर्स वो नेशनल. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो वो आप कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बता देगा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, क्या व्हाट मेंबर्स डज द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसका मेंबर है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका मेंबर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक्नेक के प्रोजेक्ट्स की मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूं, जैसे अगर आप पिछले दिनों आपने पढ़ा हो ML1 जो रेलवे का कराची से पेशावर का प्रोजेक्ट है, वो आज से 4 दिन पहले अप्रूव हुआ है. अगर आप उस अखबार में उस खबर को पढ़ें तो उसमें एक्नेक का तस्करा है कि वो प्रोजेक्ट एक्नेक ने अप्रूव किया. जी बिल्कुल, मैडम आयशा आप ठीक फरमा रही हैं. नवीद साहब ने भी एक्नेक का तस्करा किया. आप दोनों ठीक बात कर रहे हैं कि एक्नेक जो है वो चूंकि प्राइमरी अप्रूविंग जो गवर्नमेंट की हाईएस्ट अप्रूविंग अथॉरिटी है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो एक्नेक एक तरह से आपके सारे मेगा प्रोजेक्ट्स, इसमें अब रिसेंट टाइम्स के अंदर चूंकि सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हमने सीपैक के अंडर डाल दिए थे, तो हमारे जितने बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स की अप्रूविंग अथॉरिटी एक्नेक है. सीपैक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सीडीडब्ल्यूपीज में अप्रूव नहीं होते, वो
सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पीडीडब्ल्यूपीज में अप्रूव नहीं होते, दे गो स्ट्रेट टू एक्नेक। अच्छा, एक और कंफ्यूजन जाने से पहले, ब्रेक से पहले क्लियर करता जाऊं, एक और ब्रेक से पहले एक, no, ECNEC is not under the planning commission. Like I said, National Economic Council, which is a constitutional body, उसी के कुछ मेंबर्स जो हैं उनको एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बना दिया जाता है जिसको हम ECNEC कहते हैं। ठीक है, तो ECNEC की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी और उसका रिव्यू वगैरह करना होता है। ECNEC का सिर्फ काम है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, और प्लानिंग कैसे होती है? थ्रू अप्रूवल्स एंड थ्रू दिस रिव्यू प्रोसेस, जिसको मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सारे आपके इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग के फोरम्स हैं, और इन सब फोरम्स की एक एक सैंक्शनिंग लिमिट है। डीडीडब्ल्यूपी, डीडीएससी, पीडीडब्ल्यूपी, सीडीडब्ल्यूपी और फिर सबसे ऊपर ECNEC। इनमें से दो इदारे, जैसे मैंने आपको कहा, वो लोकल गवर्नमेंट लेवल के हैं, फिर पीडीडब्ल्यूपी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल का है, प्रोविंशियल पीएनडीज के अंदर वो कमेटी बनी होती है, और फेडरल लेवल पे फिर आपका सीडीडब्ल्यूपी है और ECNEC है। ठीक, सीडीडब्ल्यूपी प्लानिंग कमीशन के अंडर हाउस्ड है, और ECNEC जो है वो एनईसी के कुछ मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल एक छोटी सी बॉडी है। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम इस बात में? अब ये, अच्छा, आखिरी बात जाने से पहले करने लगा, जब ECNEC तक आप पहुंचे तो वो प्रोजेक्ट्स जो ECNEC ने अप्रूव किए, वो प्रोजेक्ट्स जो सीडीडब्ल्यूपी ने अप्रूव किए, वो प्रोजेक्ट्स जो फेडरल मिनिस्ट्रीज के अंडर जो डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट कमेटीज बनी हुई हैं उन्होंने अप्रूव किए, तो ये सारे फेडरल लेवल के प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हुए, ये फेडरल लेवल के प्रोजेक्ट्स अप्रूव जो हुए, these they become part of something called the federal PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम सूबे के अंदर एडीपी कह रहे थे, इसको हम यहां पे बोलते हैं फेडरल लेवल पे पीएसडीपी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, लेकिन ये कौन सा पीएसडीपी है? सिर्फ फेडरल का, जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है। अच्छा, इसी में सब सूबों के जो, सारे सूबों के जो अप्रूव्ड एनुअल डेवलपमेंट प्लान थे वो इसमें ऐड हो गए, और साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो थे वो ऑलरेडी चूंकि प्रोविंशियल एडीपीज में शामिल थे, तो जब आपने सारे एरियाज का और प्रोविंसेस का, एरिया से मेरा मतलब है जीबी, आजाद कश्मीर, इनका और सारे प्रोविंसेस के एडीपीज को जब फेडरल पीएसडीपी में शामिल किया, तो उससे एक नंबर बनता है व्हिच इज कॉल्ड द पीएसडीपी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगर आप पाकिस्तान का बजट देखें तो उसमें एक बात गौर करें कि आपके पास एक आपका फेडरल लेवल के ऊपर 3 खर्चे गवर्नमेंट करती है, मैं साथ बजट भी समझा रहा हूं। एक आपका फेडरल पीएसडीपी होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आपका डिफेंस, जो फेडरल गवर्नमेंट के पास चीजें हैं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। उसके बाद डिफेंस एलोकेशन फेडरल गवर्नमेंट से जाती है, और तीसरी है ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट पैसा सोशल सिक्योरिटी की मद में डायरेक्टली लोगों को ट्रांसफर करती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों को ट्रांसफर करती है। ठीक है, यानी फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के डिफेंस, फेडरल गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स, ये, और फिर ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उसका करंट एक्सपेंडिचर, उनकी सैलरीज वगैरह तो है ही है। ठीक, उसके अंदर फिर जो पैसा बजट के अंदर आप देखेंगे ना, तो प्रोविंशियल जो एडीपीज हैं वो पैसा प्रोविंसेस को ट्रांसफर हुआ होता है, जो प्रोविंसेस ने अपने अपने डेवलपमेंट के अंदर खर्चा होता है, और वो प्रोविंसेस को गया होता है अंडर द एनएफसी अवार्ड। और आपको पता है कि एनएफसी हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, उसके अंदर सारे सूबों की एलोकेशन, सारे सूबों को एक फॉर्मूला के तहत पैसे एलोकेट किए जाते हैं, और उसके तहत वो फिर डेवलपमेंट और उस पर अपनी चीजों के ऊपर खर्चते हैं। ठीक है, तो जब सूबों के एडीपीज और फेडरल का अपना पीएसडीपी मिलेगा, एड अप होगा, तो पूरे पाकिस्तान का पीएसडीपी बनेगा, व्हिच इज द डेवलपमेंट बजट ऑफ द एंटायर कंट्री। एड टू दैट द करंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द एंटायर कंट्री, तो पूरे पाकिस्तान का बजट बन जाएगा, या एक एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट बन जाएगी। और ऑफ कोर्स उसके साथ फिर एक रेवेन्यू साइड भी है, जिसमें आपके टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन सोर्सेज है, जिनसे गवर्नमेंट को पैसा आ भी रहा होता है, और फिर कुछ पैसा गवर्नमेंट बैंक से बोरो करती है
अगर उसका डेफिसिट है, बजट डेफिसिट, और कुछ पैसा गवर्नमेंट डोनर से भी ले रही होती है, तो वो सारा कुछ कर कर आके फिर गवर्नमेंट अपने बजट को बैलेंस करने की कोशिश करती है। क्योंकि अमूमी तौर पे पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक के अंदर हमारी टैक्सेशन सोर्सेस से हमें इतना पैसा इकट्ठा या नॉन टैक्स सोर्सेस से इतना नहीं होता कि हम अपने खर्चे पूरे कर सकते। तो वो फिर जो बजट डेफिसिट होता है वो फिर हम लोन्स के थ्रू और ग्रांट्स के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये है प्रोसेस। अब इसमें आपको प्लानिंग भी समझ आ गई कि पूरे ग्राउंड अप गवर्नमेंट के प्लान्स कैसे बनते हैं, और दो हमने प्लान्स की यहाँ पे बात की, एनुअल डेवलपमेंट प्लान और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान। दो प्लान्स डिस्कस किए, एक प्रोविंस का फिर एक फेडरल का, पीएसडीपी, और उन दोनों प्लान्स की अप्रूविंग अथॉरिटीज कौन है, वो डेवलपमेंट प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस या डेवलपमेंट प्लानिंग बॉडीज कौन सी हैं जो सैंक्शन करती हैं इन पैसों को, जो हमने 5 या 6 बॉडीज को, डीडीडब्ल्यूपी, पीडीडब्ल्यूपी, सीडीडब्ल्यूपी, एक्नेक, डीडीएससी, इन सबको हमने डिस्कस किया। यहां तक कि इसको बात नहीं इस प्रोसेस की समझ आएगी। ग्रांट्स ये है ना, जो डोनर से पैसा आता है, जैसे वर्ल्ड बैंक की ग्रांट या आईएमएफ की ग्रांट, तो वो फिर उनसे, और फिर गवर्नमेंट अक्सर सेंट्रल बैंक से लोन्स ले रही होती है, अपने ही मुल्क के स्टेट बैंक से गवर्नमेंट लोन लेती है अपने खर्चे करने के लिए, तो उन चीजों से फिर मिला जुला के गवर्नमेंट उस पैसे को पूरा करती है। ठीक है, चले नमाज, कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, नमाज ब्रेक लेते हैं, 7:25 के करीब टाइम हो गया है। लेट्स कम बैक अराउंड 7:45, 7:50, 20 मिनट तक की ब्रेक करना, ठीक है जी। नमाज उसमें आप लोग पढ़ लें और वापस आते हैं, तो फिर हम प्लानिंग कमीशन से स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग कमीशन की मैं 3-4 बातें प्लानिंग कमीशन के बारे में बताऊंगा, उसकी 2-3 हेडिंग्स लिखवाऊंगा। Let's have a move on. Planning Commission of Pakistan. Nikhil, I'll get you to write a few lines about the Planning Commission and then we move on from there. Planning Commission is the principal primary organ of the state that is tasked, is the principal planning institution of the country, tasked with creating both long, medium, and short-term plans, and is also responsible for reviewing and approving the development projects of all other line ministries and departments of the government. अब इसको आप अपने अल्फाज में जैसे भी लिख लीजिए। आज मैं वो डिटेट करने के ज्यादा मूड में नहीं हूं, टू फिनिश थिंग्स, तो मैं इसलिए आगे तेज तेज चल रहा हूं। मैं समझाने पे ज्यादा टाइम लगा रहा हूं। वैसे भी अक्सर बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर आप डिक्टेट मत करवाइए, नोट्स हमें मिल जाएंगे, आप सिर्फ लेक्चर फॉर्म में समझाइए। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। तो सबसे बॉडी पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन जब बना था इदारा, तो इसका आइडिया इनिशियली ये था कि ये इकोनॉमिक प्लान्स बनाएगा पाकिस्तान के लिए, दैट दिस इज द इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डायरेक्शन इन व्हिच वी आर ट्राइंग टू मूव इन दैट। These are the sort of interventions that the government needs to do to proceed in whatever direction proposed that the government should proceed in. But that did not happen. What happened was कि हमने ultimately प्लानिंग कमीशन को एक सिर्फ प्रोजेक्ट अप्रूविंग बॉडी के स्टेटस पे रेलिगेट हो गया प्लानिंग, और ज्यादा शुरू से चूंकि इन्होंने प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने होते थे, दैट इज वेयर द मनी वाज, तो वो एक ओवरवेलमिंग फंक्शन बन गया प्लानिंग कमीशन का। हालांकि दैट वाज नॉट द ओनली फंक्शन दैट द planning commission had to perform. It had to its disposal many other functions, including economic policy making and research and so on and so forth, but it ultimately got relegated to just
being an approving authority for planning projects and development planning and so on and so forth. So I'll start from the history of the Planning Commission. तारीख Planning Commission की ये है कि it was, I think, formed in the year 1952. अक्सर इस पे MCQ भी आता है. And ever since 1952, the first 3 years that the Planning Commission was formed, between 1952 and 1955, the Planning Commission was preparing Pakistan's first 5-year planning program. What it did was that it created a 5-year plan for Pakistan. उन 5 सालों में प्रोजेक्ट्स क्या इंप्लीमेंट होंगे, उनको बजटरी एलोकेशंस क्या होंगी, स्टेट कैपेसिटी क्या होगी, स्टेट कैपेसिटी को कैसे एनहांस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे खड़ी है 1955 में, 1960 तक इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ होनी चाहिए, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कहाँ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी है, वो कहाँ होनी चाहिए, इंडस्ट्री कहाँ है, कहाँ होनी चाहिए. तो वो जो 5 साल के प्लान्स थे ना, वो खाली प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं थी, उसमें प्रोजेक्ट्स भी थे, पर वो प्लान्स जो थे वो इकोनॉमी डायरेक्शन को तय करते थे. पॉपुलेशन कहाँ है, कहाँ होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोडक्शन कहाँ है, कहाँ होगी, so on and so forth. So the first 5-year plan was implemented between 1955 and 1960. At that time, the sole responsibility of the Planning Commission was to create 5-year plans. The second plan was between 1960 and 1965. The third plan was between 1965 and 1970. The plans were considered the golden period of Pakistan. Why? Because between 1960 and 1970, Pakistan was growing at a phenomenal rate of more than 6%. Even if you include the 5 years between 1955 and 1960, Pakistan's growth rate still looked very handsome. It was still, I think, lurking around 5.7% or something, even after including 1955 and 1960, and even after including that bust period of 1965 and 1970, those 5 years when the 1965 war happened and the world community began to sanction Pakistan, and the foreign aid, very, very generous foreign aid funding that was coming into Pakistan between 1960 and 1965 had basically stopped after the 1965 war. But despite that, if you look at these 15 years, आपको पता चलता होगा, अक्सर आपने अगर पाकिस्तान की तारीख पढ़ी हो, तो जो पहले 3 5-year plans हैं, उनको बहुत ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर अहमियत दी जाती है. And those 3 were developed by the Planning Commission of Pakistan. But not only the Planning Commission, not the story. To build the capacity of the Planning Commission, Pakistan did not have a lot of economists. To build the capacity, अगर आप लोग चाहें तो this historical part, मेरी अपनी एक किताब है पाकिस्तान एट 70, शायद मैंने आपको पहले भी रेफर की हो, वो आपको इस्लामाबाद में बुक बैंक वगैरह से मिल जाएगी. मैंने और शाहिद बरकी साहब ने वो किताब लिखी है. उसमें मेरा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान के ऊपर. उसमें आपको ये सारी तारीख भी मिल जाएगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ. शाहिद जावेद बरकी साहब की फॉरेन पॉलिसी वगैरह पे आर्टिकल्स हैं जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए बड़े हैं. तो आप चाहें तो यू कैन रेफर टू दैट बुक एज वेल. तो मैं उसमें जो चैप्टर में सारे डिटेल्स हैं वो तो मैं अभी क्लास में सब डिटेल्स नहीं बता सकता, बट आई कैन गो ओवर अ फ्यू. किताब का नाम है पाकिस्तान एट 70. तो कमिंग बैक टू दिस, इन्होंने 1955 से 1970 के जो फर्स्ट 3 प्लानिंग पीरियड्स थे, इसमें पाकिस्तान ने बड़ा ग्रो किया. और उस वक्त प्लानिंग कमीशन एक नया इदारा था. The institution did not have the technical capacity to propose reforms to the economy. And by technical capacity, I mean the primary task of Planning Commission was to conduct economic research, but it did not have trained economists in Pakistan. Trained economists. There were very few universities who had programs in masters or PhD programs in economic, and we did not have trained economists. So that was, we had to import people. And since I
told you earlier, the Americans were supporting Pakistan, World Bank, IMF, these international institutions were supporting Pakistan. So one part of this non-monetary technical support, जिसको हम कहते हैं, was that the American government dispatched a group of trained economists from Harvard University called the Harvard Advisory Group. Usme Stern, Falcon, Papanek, Gustav Ranis, I can name so many economists who were part of the Harvard Advisory Group. This advisory group had to provide technical advice to the government of Pakistan on economic matters, and especially on matters of economic policy. This group was active in Pakistan during the 1960s. And in fact, a lot of people attribute the early successes of the Planning Commission to the working of the Harvard Advisory Group. Because the Harvard Advisory Group, of course, those people were proficient economists, came into Pakistan, made certain recommendations to the government. And of course, one big thing that they were doing was to build the capacity of the Planning Commission. Planning Commission was a new institution, so they were sort of building the institution from scratch. And part of the idea was to have a research arm of the Planning Commission. So what they did was that within the Planning Commission, they created another, you could call it a research arm or a research wing of the Planning Commission, which they called the Pakistan Institute of Development Economics, PIDE. And so therefore, one of the reasons why Planning Commission today has become just a project approving authority was that they sort of, they began to think that research is not our work. It is work that that PIDE would do. So once they left the entire research and economic policy work to PIDE, they took a step back and just became a project approving authority. And the rest, of course, as far as economic policy, economic advice to the government is concerned, PIDE had to play that role. PIDE did play that role, but there were certain, of course, problems with PIDE, that PIDE started a journal, and for a very, very long time, PIDE was just publishing a research journal. That's all that they were doing. Of course, they were publishing other papers, but there was very little influence of PIDE within the affairs of the Planning Commission. So nobody was listening to what PIDE's researchers were saying. For some time, international economists, researchers came into PIDE and did their research there, but that also stopped. And then PIDE was just doing development projects on World Bank and IMF funding, and PIDE was just trying to make money to take care of its own expenses, and that's all what was happening. So it just became a regular think tank or a consultancy organization because it was doing consultancy projects for World Bank and IMF. There was very little advice or little things that the PIDE was doing for the government. We were meant to give advice to the government of Pakistan on matters of economic policy, but that never happened. So the Planning Commission stopped doing that because they thought PIDE would do it. And PIDE, to take care of its expenses, PIDE ventured into other consultancy projects, and it became a research and consultancy organization, the government of Pakistan. Of course, it was doing some projects for the government, but for the most part, it was trying to do consultancy projects for World Bank, IMF, especially in the last 2-3 decades. That's what PIDE has been doing. And then despite that, in the late 90s, when PIDE thought that it wasn't able to sort of garner the revenues that it would require for sustainability, it became a teaching institution. It began to offer degrees, masters and PhD in development economics and so on and so forth. And therefore, that was the last nail in the coffin. After that, PIDE was never able to produce the research reports and policy briefs that were needed by the government to take policy action. The idea, of course, was, idea क्या था कि ये इदारे इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्लान्स बनाएं, सरकार को दें, गवर्नमेंट इनकी बात सुने और गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे. इसकी एक अहम मिसाल मैं देता हूं आज के दौर में कि PIDE वालों ने, बेचारों ने फिर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अब जब कोरोना आया तो उन्होंने पूरी लॉकडाउन पॉलिसीज और उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और वो सब निकाल के गवर्नमेंट को एडवाइस देने की कोशिश की कि आप
अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आप ये लॉकडाउन करेंगे इतने दिनों के लिए करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा. दे रोट अ फ्यू पेपर्स, रिपोर्ट्स, बट nobody paid any heed to that because nobody in the government, neither our ministers nor our prime minister, here and there, people do not want to read. It's not like the West, where something that the Brooklyn Institute says, which is the primary American think tank, the leading American think tank, what the Brooklyn Institute says would be read by Donald Trump, everybody in his cabinet and in the government. It's not like that in Pakistan. So nobody listens to PI, nobody wants to read. So they kept on churning policy papers and policy reports and so on and so forth. But ultimately, they learned the lesson that the government is not going to listen to us. And of course, in all these years, the capacity, the technical capacity of PIDE itself was also declining. So therefore, the quality of the work that they were producing was also on the declining trend. Anyhow, so that's what happened. So the first big product of the planning commission was the 3 5-year planning frameworks that they created between 1955 and 1970. Okay, so these 5-year planning frameworks continued after 1970, but they were implicitly, not explicitly discontinued, because the government never said we're going to discontinue them. But when Bhutto came in, adopted his unpopular nationalization plan, the idea was that he threw the 5-year plans to the dustbin. The plans, I think, almost till the year 2000, early 2000s, continued. And in the early 2000s, the government replaced the 5-year plans with something called the MTDF. तो पहली आपकी प्लानिंग कमीशन की इंट्रोडक्शन के बाद हेडिंग बनेगी 5-year plans. दूसरी आपकी हेडिंग बनेगी MTDF, Medium Term Development Framework. That's the second big product that the Planning Commission produces, Medium Term Development Framework. So in the early 2000s, the government realized the fact that we need to have a development framework which would include all the development projects that the government is going to approve, that the government is going to sanction in the next 3 years. So it would be like a development plan for the next 3 years, including, of course, the government's development projections and costing and projections of the government's budget over a medium term, not a short term, not a long term. Of course, the government was already planning for one single year, which is part of the PSDP and the ADP, but they wanted planning for 3 years. So you could look into the future. And so, of course, these 1-year plans could then segue into that medium term. So instead of planning for 5 years, they thought that a term which was good enough to plan for was 3 years. This was also, by the way, in line with the political term of a single government. So they wanted economic or development planning to be in line with the political term. क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि MTDF, पिछली गवर्नमेंट ने MTDF बनाया होता, 5 साल का प्लान बनाया होता था, उस दौरान गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी, तो नई गवर्नमेंट वुड नॉट स्टिक टू दैट प्लान. तो उन्होंने कहा कि एक रीजनेबली लॉन्ग टर्म बट नॉट लॉन्ग इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज, इस तरह की एक टर्म उन्होंने निकाली, जिसको उन्होंने मीडियम टर्म और 3 साल का कर दिया. और पाकिस्तान में फिर अब 3-3 साल के बनते गए. मेरा ख्याल है जो लास्ट MTDF है वो 2017 का है. That goes from 2017 to 2020, and then I think the next one has to come out now. So these MTDFs basically project for the 3 years कि किस डिपार्टमेंट का बजट क्या होगा, वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट किस किस्म के प्रोजेक्ट्स करेगा या करेगी, blah blah. So all of that is part of the MTDF. MTDF के ऊपर अगर आप चाहें तो गूगल करके just read a few lines about what the MTDF is. So this is the second big product of the Planning Commission. The third big thing that the Planning Commission does is, of course, in the present times, it has created in SDGs unit, Sustainable Development Goals. So back in the year 2016, in early 2016, February of 2016, Pakistan adopted the Sustainable Development Goals as Pakistan's national development plan in the year 2016. It adopted SDGs as the country's national development plan. SDGs had 169 targets, 244 indicators,
And Pakistan had to achieve these 169 targets by the year 2030, like of course all other 193 member UN member countries. सब 193 UN के ममालिक ने ये वादा किया कि हम SDGs को अचीव करेंगे 2030 तक, एफर्ट करेंगे, स्टेट कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट चैनलाइज करेंगे SDGs की तरफ, प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, many other things. ये मैं बता सकता हूँ, स्टेट कैपेसिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब चीजें करके हम SDGs को अचीव करेंगे. अब SDGs में अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी सेक्टर को ले लें, इट वाज अ मल्टी सेक्टोरल एजेंडा. उसमें हेल्थ के टारगेट्स, एजुकेशन के भी थे, क्लाइमेट चेंज के भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी थे, वाटर के भी थे, यू नेम इट, एवरीथिंग. इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट गोल्स और टारगेट्स भी थे. तो पाकिस्तान ने वो अडॉप्ट किया. जब अडॉप्ट हुआ तो ने प्लानिंग कमीशन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट में आपके यूनिट्स बने, जिनको हमने कहा फेडरल SDGs यूनिट्स, जो फेडरल गवर्नमेंट में बने. उनका काम था SDGs की मेन स्ट्रीमिंग, SDGs की लोकलाइजेशन, यानी SDGs के हवाले से जितनी भी कोऑर्डिनेशन का काम था, all had to be done by the federal SDGs unit formed under the planning commission. तो प्लानिंग कमीशन के अंदर इदारा बना SDGs यूनिट, फेडरल यूनिट, और उसने कोऑर्डिनेट करना था. अब इस फेडरल SDGs यूनिट के साथ, चूंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ऑटोनॉमी है, तो सूबों के अंदर विद इन द प्रोविंस से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मैं शुरू में बताया कि प्लानिंग कमीशन के सूबों में काउंटर पार्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स. प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रोविंशियल SDGs यूनिट बने, जैसे फेडरल SDG यूनिट बना प्लानिंग कमीशन के अंदर. तो तीसरा सबसे अहम प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया, फॉर मेन स्ट्रीमिंग, लोकलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन ऑन दी SDGs एंड टू अटेन दी SDGs टिल 2030, जो सारी एफर्ट्स हो रही हैं वो SDGs यूनिट्स के अंदर हो रही है. SDG यूनिट तीसरा बड़ा प्रोडक्ट है प्लानिंग कमीशन का. चौथा बड़ा प्रोडक्ट जो है प्लानिंग कमीशन का, यू कैन टॉक अबाउट मोर अदर थिंग्स जो फंक्शंस प्लानिंग कमीशन परफॉर्म करता है, पर मैं ये सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स आपको बता रहा हूँ जो आपकी 4 मेन हेडिंग्स प्लानिंग कमीशन के सवाल की बनेंगी. चौथा मेन आपका है CPEC. प्लानिंग कमीशन के अंदर ये एक CPEC सेल बना हुआ है, which is again the primary body when it comes to CPEC implementation and CPEC negotiations, दोनों चीज. उसको हम बोलते हैं SDGs का जो है उसका नाम है फेडरल SDGs यूनिट, वो भी प्लानिंग कमीशन के अंदर, और CPEC का जो है उसका है CPEC सेल. CPEC सेल इज हेडेड बाय चेयरमैन, और CPEC सेल के लोग, CPEC सेल जो है वो सारी CPEC रिलेटेड प्लानिंग, उसकी अप्रूवल्स, उसके प्रोजेक्ट प्लानिंग, वो CPEC सेल करता है. और CPEC सेल के साथ आपका जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, ये सब लोग मेंबर हैं समथिंग कॉल्ड द जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी, जिसमें प्लानिंग कमीशन जैसे पाकिस्तान का है ना, उस चाइना का भी कुछ है, नेशनल डिपार्टमेंट फॉर प्लानिंग या कुछ ऐसे, उसका नाम गूगल कीजिएगा, अभी आपको मिल जाएगा, NDP या कुछ ऐसे, NDC समथिंग लाइक दैट, नेशनल डेवलपमेंट समथिंग, कुछ चाइना में एक ऐसी चीज जो प्लानिंग कमीशन का काउंटर पार्ट है वो बना हुआ है. तो उसके चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स और पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स, इन दोनों पे मुश्तमिल एक बॉडी बनी है जिसका नाम है जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी. CPEC की सारी नेगोशिएशंस JCC की मीटिंग्स में होती हैं. अभी तक मेरा ख्याल है 8 या 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं JCC की जब से CPEC लॉन्च हुआ है, और हर मीटिंग के अंदर नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं, प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट के ऊपर नेगोशिएशंस होती हैं, एंड जो भी CPEC रिलेटेड मैटर्स हैं, बिटवीन बायलैटरल मैटर्स बिटवीन द चाइनीज गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट आर डिस्कस. तो उसके अंदर भी जो JCC है वो भी एक तरह से अंडर द CPEC, उसमें भी प्लानिंग कमीशन प्लेज इट्स रोल, क्योंकि JCC के अंदर पाकिस्तान की साइड से नैरेटिव क्या जाना है, प्रेजेंट क्या करना है, नेगोशिएशंस क्या होनी है, उसके ऊपर सारा काम CPEC सेल करता है. उसका फोकल पर्सन भी CPEC सेल है टू कम्युनिकेट विद द चाइनीज गवर्नमेंट. ठीक है. और CPEC सेल कहाँ पे बना हुआ है? इट्स फॉर्म्ड अंडर द प्लानिंग कमीशन. तो 4 चीजें मैंने प्लानिंग कमीशन की मेन जो आपके इस 20 नंबर के सवाल में हेडिंग्स बनेंगी, आपकी पहले 5 ईयर प्लान, दूसरे आपके मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, तीसरा आपका फेडरल SDGs यूनिट्स, और चौथा आपका CPEC सेल्स. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गए फंक्शंस और काम क्या करता है और उसकी
जो उसके फंक्शंस काम करने वाले हैं वो काम कर क्या रहा है, पाइड के बारे में, पाइड को भी आप चाहें तो एक 5वीं हेडिंग अलग से पाइड के ऊपर। अच्छा, और इंट्रोडक्शन में आप वही सारी बात लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी, और वो चाहे अभी आप प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे जाएं तो वो 6-7 फंक्शन आपको लिस्ट कर देंगे, तो आप चाहें तो उस वर्ड्स में भी एग्जैक्ट वहां से उठा के लिख सकते हैं। Economic policy, economic research has to provide economic advice to the government, development planning, strategic planning, ये भी इसका काम है प्लानिंग कमीशन का। तो ये सारे फंक्शंस आपको उसकी फिर वेबसाइट पे भी प्लानिंग कमीशन की मिल जाएंगे, थोड़े से मैंने बता दिए हैं। इंट्रोडक्शन में इसको लिखिए, फिर 5 ईयर प्लान्स पे आइए, MTDF पे आइए, पाइड के बारे में बात कीजिए, और फिर अब रिसेंट टाइम्स पे SDGs और CPEC के ऊपर कीजिए। तो ये आपका एक सॉलिड किस्म का इंट्रोडक्शन, ये फिर 5 हेडिंग्स, ये 6 हेडिंग्स तो यही बन जाएंगी। उसके बाद 7वीं में आप बता दें जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम डायग्नोसिस है प्लानिंग कमीशन का, कि क्यों प्लानिंग कमीशन आप उस तरह से अपने पोटेंशियल को नहीं पहुंच सकी एज एन इंस्टीट्यूशन। तो उसमें 3 या 4 प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ। पहली, नंबर 1, आप अगर कोई नोट्स वगैरह देखें तो उसमें भी आपको मिल जाएंगी, मैंने शायद वहां किसी और वर्ड्स में लिखवाई हो, वो मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने वहां किस वर्ड में लिखवाई है, पर जिस भी वर्ड्स में लिखवाई है वो आप नोट्स के अंदर देख लीजिए। पहली प्रॉब्लम प्लानिंग कमीशन की ये है कि इट इज, प्लानिंग कमीशन की पहली प्रॉब्लम ये है कि इट इज द लैक ऑफ, लिखिए, द लैक ऑफ रिसर्च कल्चर विद इन द कमीशन। पहला पॉइंट, लैक ऑफ रिसर्च कल्चर विद इन द कमीशन। अब कमीशन को का असल काम था इकोनॉमिक रिसर्च करके गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एडवाइस देना बेस्ड ऑन रिसर्च। वो काम पाइड को डेलीगेट हो गया, दोनों के दरमियान एक डिस्कनेक्ट हो गया, और प्लानिंग कमीशन का कोई रिसर्च कल्चर अपना इंडिजिनस नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन का रिसर्च कल्चर ना होना रिफ्लेक्ट्स ऑन द टेक्निकल कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो सेकंड बात लिखिए, inadequate technical capacity, inadequate technical capacity। तो टेक्निकल कैपेसिटी नहीं एग्जिस्ट करती, क्यों? क्योंकि कोई इदारे के पास डेमोग्राफर्स नहीं है जो कोई पॉपुलेशन के ऊपर स्टडीज कर सके, इदारे के पास प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट्स नहीं जो इकोनॉमिक रिसर्च कर सके, इदारे के पास अगर आपने कोई साइंस का प्रोजेक्ट प्लान करना है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास, तो इदारे के पास साइंटिस्ट नहीं है, वही ब्यूरोक्रेसी के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर रहे होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि व्हाट डज AI स्टैंड फॉर। वो सिर्फ ये पूछ रहे होते हैं, अच्छा पैसे गवर्नमेंट के कितने लगेंगे, अच्छा जी हमारे पास ये पैसे ले लें जी आप। दे डू नॉट नो व्हाट AI इज। तो वो टेक्निकल कैपेसिटी प्लानिंग कमीशन के पास होनी चाहिए थी अगर उसने सिर्फ प्रोजेक्ट अप्रूवल्स भी देने थे तो तीसरा पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है इनएडिक्वेट टेक्निकल कैपेसिटी, तीसरा पॉइंट है आपका ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो वो आप ये बात लिखिए कि अब बजाय कि वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बनता, वो एक ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बन गया। आइडिया तो ये था कि वहां साइंटिस्ट भी काम करते, वो एक पाकिस्तान का प्रिंसिपल प्लानिंग बॉडी थी। उसने आपको अगर आपने कोई स्पेस शटल भेजनी थी, कोई स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करना था, तो वो भी प्लानिंग कमीशन के अंडर होना था, उसकी फंडिंग भी सैंक्शन प्लानिंग कमीशन ने करनी थी। लेकिन उसके लिए प्लानिंग कमीशन के पास टेक्निकल लोग हों, उसकी टेक्निकल कैपेसिटी हो, ब्यूरोक्रेट्स ना हो। फिर ब्यूरोक्रेसी की वजह से प्लानिंग कमीशन के अंदर से प्रोफेशनलिज्म इसलिए चला गया क्योंकि वहां वही प्रोसीजरल डिलेज जो बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में थे, वही प्लानिंग कमीशन में भी नजर आए। असूल तो ये था कि बाकी मिनिस्ट्रीज में वो ब्यूरोक्रेसी होती भी, प्रोसीजरल डिलेज होते भी, बट एन इंस्टीट्यूशन कीप अ फाइनेंशियल चेक ऑन देम। उनके प्रोजेक्ट्स जिसने अप्रूव करने थे, एटलीस्ट उस इंस्टीट्यूशन में ब्यूरोक्रेसी उस तरह से या रोबस्टनेस उस इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए थी। दैट रोबस्टनेस इज नॉट देयर इन द प्लानिंग कमीशन। तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि
प्रोफेशनल वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेशनल वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग और समथिंग लाइक दैट। तो अपने पास से आपको भी पॉइंट बना दें। Next up is disconnect between the academia and research. अब वेस्ट में क्या होता है कि जब स्टेट्स प्लानिंग करते हैं तो दे गेट इन टच विद यूनिवर्सिटीज। अब यूके गवर्नमेंट की प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। बल्कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स ने मिलकर एक इदारा बनाया हुआ है ऑक्सफैम के नाम से, वो एक थिंक टैंक है। वो बहुत ज्यादा एडवाइस गवर्नमेंट को वो भी देता है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज हैं, वो गवर्नमेंट को एडवाइस देती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में एक टोटल डिस्कनेक्ट है। कभी गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं सुनती कि वो क्या रिसर्च रेकमेंड करे। आपको मजे की बात बताऊं कि अब जब कोरोना वायरस आया, आप लोगों ने शायद ये बात सुनी हो कि कोरोना की जब यूके में पॉलिसी बनी तो वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे थे, जो स्टेट पॉलिसी थी। उसी दौरान इंपीरियल के एक प्रोफेसर ने रिसर्च की और इंपीरियल के एक प्रोफेसर ने रिसर्च करके ये कहा कि हम अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे तो वी वुड लूज मोर देन 250,000 पीपल इन द प्रोसेस। उसके बाद कोरोना पे तो हम काबू पा लेंगे, लेकिन 2.5 लाख लोग मरेंगे। डू वी वांट टू टेक द डिफिकल्ट स्टेप, बिकॉज ऑल दोस वल्नरेबल पीपल वुड बी एक्सटर्मिनेटेड in the process of developing herd immunity. So then they decided against it. उन्होंने कहा नहीं, we can't do this. We can't let 250,000 people die. It's as simple as the process. अब ये फैसला किसकी रिसर्च के ऊपर किया? स्टेट पॉलिसी बनी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की रिसर्च पे, जो उसने एक पेपर पब्लिश किया, उस पे स्टेट पॉलिसी बन गई। यहाँ पे कोरोना के दौरान पाइड के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, नस्ट, लम्स, IBA, so many professors publish so much. आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी बंदे ने कभी किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करके पेपर पढ़ा होगा? Never ever. They don't do it. They don't do it. ठीक है, वो ये they don't think it's their job to do all of this, to engage into policy and do this sophisticated sort of policy stuff. हमारे तो आप पता है, अब मैं अपने कोर्स से हट के बात कर रहा हूं कि हमारे सियासतदानों तो आपको पता है अपने हल्के के इश्यूज, थाने कचहरी के काम, वो उसी से बाहर नहीं आते। They can't do all of this. They can't do all of this. तो मजे की बात है कि मेरे पास ना कुछ दिन पहले, ये मैं भी SDGs यूनिट की बात कर रहा था प्लानिंग कमीशन में, तो SDGs यूनिट के कुछ लोग मेरे पास आए, तो उन्होंने एक नई रिपोर्ट की हुई थी। मैं चूंकि आजकल एजुकेशन मिनिस्ट्री में हूं, तो उन्होंने मुझे कहा जी हमने ये रिपोर्ट पब्लिश किया, तो आप इसको अपने मिनिस्टर से शेयर करें, शायद वो इस पे कोई, इस रिपोर्ट की जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसकी बेसिस पे आप लोगों की शायद कोई हेल्प हो जाए। आई रेड द रिपोर्ट, फाउंड इट रियली फैसिनेटिंग। आई टुक इट टू माय मिनिस्टर्स ऑफिस। आई डिडंट मीट द मिनिस्टर, आई मेट द सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर, और मैंने उन्हें कहा जी मिनिस्टर साहब को आप रिपोर्ट प्रेजेंट करें, प्लानिंग कमीशन में जो SDGs वाले हैं उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है, तो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। तो व्हाट ही सेड टू मी वाज कि आप ऐसा करें ना असद साहब, ये रिपोर्ट ले जाएं, इसकी जो 3-4 मेन फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर 3-4 पॉइंट्स लिख के मुझे एक कागज पर लिख दें, मैं वो सिर्फ वो पॉइंट्स प्रेजेंट कर दूंगा। मिनिस्टर साहब ने कहा पूरी रिपोर्ट पढ़नी है। तो मैं दिल में हंसा कि एक तो उसने रिपोर्ट नहीं पढ़नी, ऊपर से मैंने गवर्नमेंट का भला करने की कोशिश की, तो वो काम उन्होंने मुझे वापस दे दिया कि आप खुद ही पढ़ो रिपोर्ट और आप खुद ही उसके बारे में 4 लाइन्स लिखो। ठीक, वो पंजाबी में कहते हैं जेड़ा बोले वही कुंडी खोले, पंजाबी में कहते हैं। तो वो सरकार में ना वही होता है कि जो अगर आपका कोई दरवाजा खटखटा रहा है और कमरे में 4-5 लोग बैठे हैं ना और कोई नहीं बोल रहा, तो जो एक कह देता है ना कौन, ऊंची सी आवाज देता है, तो दरवाजा उसी को फिर जाके खोलना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि फिर आप फ्यूचर में, मैं भी अब फ्यूचर में बहुत केयरफुल हूंगा इस बारे में
कि यार मैं इतनी सुपर एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश ना करूं, क्योंकि वो काम अल्टीमेटली मेरे ऊपर ही डल जाएगा। ठीक, खैर, इन एनी केस, सो कमिंग बैक टू दिस, तो नोबडी रीड्स दिस काइंड ऑफ वर्क हमारे पाकिस्तान में। तो खैर एनीवेज, तो ये पॉइंट था, डिस्कनेक्ट बिटवीन द एकेडमिया एंड रिसर्च। साथ जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा प्लानिंग कमीशन वाले, बल्कि शायद मैंने भेज दिया, मैं प्लानिंग कमीशन वाले दोबारा भेज दूंगा, उनमें भी देख लीजिएगा कि शायद मैंने प्रॉब्लम्स में इसकी कोई एक आधी प्रॉब्लम और लिखी हो प्लानिंग कमीशन की। अच्छा, याद रखें जो पॉलिसी सॉल्यूशंस हैं प्लानिंग कमीशन के, वो एग्जैक्टली वही हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स को जब आप फ्लिप साइड पर थोड़ा सा लाइक स्टेटमेंट आप फ्रेज करेंगे तो आपका पॉलिसी सॉल्यूशन बन जाएगा। मैंने प्रॉब्लम्स ऐसी ही लिखवाई हैं जिनकी ऑपोजिट्स विल बिकम पॉलिसी सॉल्यूशन। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने लिखा है लैक ऑफ प्रमोशन ऑफ लैक ऑफ रिसर्च कल्चर या विद इन द कमीशन। तो इसको आप करके एक स्टेटमेंट लिख दें, जिस तरह अभी हमने बात की। फॉर इंस्टेंस मैं अभी यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बना के दिखाता हूँ जो इसकी ऑपोजिट है। वो मैं लिखता हूं कि अ कल्चर ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च विद इन द प्लानिंग कमीशन मस्ट बी प्रमोटेड। ये मैंने एक लाइन लिख दी ऐसे। तो वो जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हुई है, उसी आपको कोई फैंसी पॉलिसी सॉल्यूशंस बड़े फैंसी किस्म के आउट ऑफ द बॉक्स देने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। You just need to tell the examiner कि आप you're also thinking along the lines of providing solutions. That's it. और solutions को आपने लिंक करना है जो प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई की हैं। तो 3-4 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दें, 3-4 जो मैंने लिखवाई हैं, उन्हीं के ऑपोजिट से आपके 3-4 सॉल्यूशंस बन जाएंगे और ऊपर की 5 हेडिंग्स। तो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और एंड पे 2-3 लाइंस कंक्लूजन की लिख दें। तो ये 8 या 9 हेडिंग्स के साथ आपका पूरा 20 नंबर का प्लानिंग कमीशन का एक सवाल का जवाब बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप चाहें तो देखें 2018 के पेपर में प्लानिंग कमीशन का सवाल आया हुआ। जी, कोई चीज नहीं समझ आई तो जल्दी से सवाल पूछें। जी पूछिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपको शोर की आवाज आएगी मेरे पढ़ाते पढ़ाते आखिरी आधे घंटे में, because I am very hungry and I have to have my dinner right after the class. So I'm trying to cook my food while I teach. जी, तो इसलिए don't get perturbed by the fact कि कुछ आपको अजीब अजीब अपने और खोलने की लिफाफे वगैरह आवाजें आएंगी, थोड़ी सी हल्की सी बैकग्राउंड में। Cutting onions is the toughest thing in the world. My eyes can't take it. Anyways, किसी ने कुछ सवाल पूछा मुझसे, मुझे लग रहा है। Okay, my eyes are all watery now. Sir, the quality of research in Harvard or Oxford University compared to university in Pakistan is debatable. Of course, it's debatable, but how would that capacity be developed? By neglecting those institutions and opportunity, or by including them in the policy debate? Of course, there are several problems within those university institutions as well. But let's not undermine the fact that there have been several occasions where they've produced very, very good research. Despite the fact that I agree with Parvez Woodboy and several other people who talk about, the declining culture of research, plagiarism, and, lack of integrity within university professors, lack of capabilities as well. I agree with all those things. But apart from the fact, one must not undermine the fact that there have been occasions where, academicians in Pakistan have produced good papers, but they have uh, fell on deaf ears of the government. Totally deaf ears of the government. Nobody listens to them.
किसी ने सवाल पूछा है शोएब साहब ने कि सर ये लिख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लोगों को एआई का नहीं पता। नहीं, यू डोंट नीड टू मेंशन दैट। देखिए, याद एक बात रखिए कि आपने किसी के खिलाफ पर्सनल चार्जशीट नहीं देनी। हाँ, इस बात को आ, आप इस तरह लिख सकते हैं जरूर डिप्लोमेटिकली, दैट द फैक्ट, इसमें एक सेंटेंस बनाता हूं कि दैट द फैक्ट that the fact that the bureaucrats reviewing science and technology projects, for instance, at the planning commission, do not have the technical capacity to do so, can be manifested through the example that many of them would not have the expertise to dwell into matters such as artificial intelligence and so on and so forth, right? अब ये मैंने आपसे बात करते करते एक सेंटेंस बना दिया। नाउ दिस, अब ये ऐसा नहीं लग रहा कि आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग a charge sheet and I'm creating a straw man of somebody. It doesn't sound like that I am trying to level allegations or I'm trying to ridicule an institution or its people. I'm just trying to talk about in a policy language. I'm trying to say that the technical capacity is lacking within these institutions, right? Maybe the people know what AI is, but do they have the expertise in AI to approve science and technology projects to Ministry of Science and Technology? अब देखें ना, हमारी Ministry of Science and Technology, the India space programs बना रही है उनकी मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री ईद का कैलेंडर ही बनाई जा रही है आज तक। Look at that. I talked to one of my friends at the Ministry of Science and Technology. He said, हमारे पास कैलेंडर के अलावा कोई काम नहीं। We don't do anything. The ministry has absolutely no capacity. Look at where the world has gone: robotics, artificial intelligence, big data science. What do we have at the Ministry of Science and Technology? Fawad Chaudhry, Eid calendar, his fights with the Maulvis of the Rohite Halal Committee, and so on and so forth. So, anyways, we have a very big set of problems, but let's leave them for another time. और सवाल पूछिए बिफोर आई रैप दिस अप। इसको खत्म करके फिर मैं अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाऊं और फिर हम क्लास खत्म करें। पूछें जी, शूट क्वेश्चंस। जब आप लोग कोई सवाल नहीं ना पूछते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बड़ा कोई पिक्चर परफेक्ट बढ़ा दिया आपको। ऐसा है? मैडम आयशा, 2018 का पेपर देखिए, गूगल कीजिए गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एग्जाम 2080। उसमें सवाल आया हुआ है। जी, कोई जरा उस सवाल को देख के इधर कॉपी पेस्ट करे, जरा उस सवाल को इधर। करें जी, भेजें यहां पे उस क्वेश्चन।
Planning Commission is an apex financial and public policy making institution of the government of Pakistan. Elaborate the role of PC in terms of policy development for national economic growth and development of social infrastructure through the public sector development programs. जी, कोई आपने perturb या you do not need to fear this statement. This इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट से. सारी की सारी बात वही है जो मैंने एक्सप्लेन की है. इस सवाल के जवाब में सिर्फ इंट्रोडक्शन की आप 2-4 लाइनें फर्क करेंगे, आप 2-4 लाइनें फर्क करेंगे और बाकी सारा सवाल आपका सेम रहेगा. यू वुड नॉट चेंज अ सिंगल वर्ड in the answer. वही 6-7 headings जो मैंने आपको लिखवाई है. That is exactly the role that the Planning Commission is playing right now for national economic growth, SDGs, CPEC. अब CPEC के अंदर social infrastructure भी है, national economic growth भी उसके थ्रू होगी. तो वो सारी बातें हम इस एक representative किस्म की मैंने आपको headings लिखवाई हैं, जिसमें question को examiner जैसे मर्जी phrase कर ले. आपकी यही 6-7 यूनिवर्सल हेडिंग्स रहेंगी. सिर्फ आप डिपेंडिंग ऑन हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेज्ड आप अपना इंट्रो और कंक्लूजन हल्का हल्का ट्वीक करेंगे. दैट्स अबाउट इट. बिल्कुल आप सेल्स मेंशन ना करें. दोज आर फंक्शंस दैट द प्लानिंग कमीशन परफॉर्म्स. एसडीजीज की लोकलाइजेशन मेन स्ट्रीमिंग इज अ फंक्शन दैट द प्लानिंग कमीशन परफॉर्म्स. सीपैक की नेगोशिएशन, सीपैक की प्लानिंग is a function that the PC performs. तो उसको आप ये मत समझिए कि हम कोई प्लानिंग कमीशन के अंदर जो सेल्स बने हुए हैं उन सेल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं या उन यूनिट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं. वो यूनिट्स तो हम सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को बता रहे हैं कि आपको पता है कि एसडीजीज का यूनिट बना हुआ है या सीपैक की सेल बना हुआ है. वरना अदरवाइज आपने उन फंक्शंस के ऊपर फोकस करना है. एसडीजीज की अटेनमेंट, अचीवमेंट, एसडीजीज की planning, SDGs की mainstreaming, SDGs की localization is a function that the Planning Commission performs. Got it? और सवाल है तो जी पूछिए. बिल्कुल. नहीं, institutions like district and central working development working party नहीं, उसका देखिए प्लानिंग कमीशन के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस जो सीडीडब्ल्यूपी है, हाँ उसको बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं. सीडीडब्ल्यूपी की अलग हेडिंग भी बना सकते हैं. लेकिन आप चाहें तो जब आपने एमटीडीएफ की बात करेंगे उसमें भी आप सीडीडब्ल्यूपी को कवर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही जो हर साल का पीएसडीपी अप्रूव हो रहा है वही जाता है ना आपके मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंदर भी. तो वहां भी आप उसके अंदर भी बात कर सकते हैं. आप चाहे तो जो 5 हेडिंग्स मैंने प्लानिंग कमीशन की लिखवाई हैं उनके साथ आप सीडीडब्ल्यूपी की हेडिंग ऐड कर लें. उनके साथ आप क्योंकि ये सवाल पीएसडीपी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो आप पीएसडीपी की हेडिंग साथ ऐड कर लें. बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा है प्लानिंग कमीशन के रोल को डिस्कस करें. तो चैलेंजेस जो प्लानिंग कमीशन फेस करता है वो आप इन ऑफ कोर्स fostering greater economic growth or in terms of developing the social infrastructure, जो उसने सवाल में दोनों टर्म्स इस्तेमाल की हैं, उनकी तरफ प्लानिंग कमीशन चैलेंजेस तो फेस करता है ना. वो चैलेंजेस को आप जरूर लिखेंगे. ये एकेडमी की बातें मुझे नहीं पता, वो तो आपको नोवा वाले बता सकते हैं. मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग बता सकते हैं. मुझे तो वो कहते हैं सर ये कोर्स है, ये क्लास है, ये पढ़ा दें, मैं पढ़ा देता हूँ. जी आंसर मेरी कोशिश तो होगी कि ये अगर तो देखिए मॉक्स में ऐसे यूजुअली पिछले साल तक नोवा में होता था कि जो फैकल्टी है नोवा की जो क्लासेस पढ़ाते हैं वो एग्जाम चेकर्स खुद नहीं, मॉक चेकर्स वो नहीं होते. यूजुअली मॉक्स के लिए ये असाइनमेंट चेकर्स अलग से हायर करते हैं और वो लोग असाइनमेंट्स चेक करते हैं. लेकिन हाँ ये जरूर एक इनफॉर्मल प्रोसेस, ये तो था फॉर्मल प्रोसेस, इनफॉर्मल प्रोसेस ये जरूर होता था पिछले साल कि जैसे एकेडमी में आपको चलते फिरते बच्चे आपको पकड़ पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं सर ये मेरे हाथ में मेरा एक आंसर है, इसको जरा भी चेक करके मुझे इवैल्यूएट कर दें, गलतियां निकाल दें. उस तरह मैं बच्चों के इनफॉर्मली आंसर्स चेक करता रहता था पिछले साल जब एकेडमी खुली हुई थी.
जब मैं अपनी क्लास पढ़ाने आता था तो कुछ बच्चे जो खुद घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे मुझे चेक करवा देते थे, उस तरह मैं करता था। अगर इस साल मुझे नोआ वाले कहेंगे तो मैं कुछ टाइम असाइनमेंट चेकिंग के लिए निकाल लूंगा एंड आई कैन चेक असाइनमेंट्स, लेकिन वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, चले जी लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, अकाउंट। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी हमारे पास 15 मिनट है, आज शुरू कर रहे हैं या नेक्स्ट सेशन में ले जाएं अकाउंटेबिलिटी, बताइए। चले, आज प्लानिंग हमने खत्म कर लिया। अब अगले सेशन में हमारे पास थेरीज भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है और हमारे पास केरला मॉडल भी है। केरला और अकाउंटेबिलिटी 30-30 मिनट्स के टॉपिक्स हैं, कोशिश करेंगे 2 घंटे में हम थेरीज कर लें। लेकिन एक चीज कीजिएगा नेक्स्ट सेशन में फिर, कि हम शायद नोआ वालों से मैं बात कर लूंगा, अगर हमें 9 बजे से थोड़ा सा ऊपर भी जाना पड़ा 9:30 9:45 तक, चूंकि हमने सिलेबस खत्म करना है नेक्स्ट सेशन में, तो विल गो स्लाइटली अबव टाइम और हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज हमने प्लानिंग प्रोसेस और प्लानिंग कमीशन दोनों चीजें करनी है, ठीक। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि हम दोनों चीजें कर लें, तीनों चीजें कर लें नेक्स्ट सेशन के अंदर ही। थोड़ा सा अगर 3 घंटे से मैं ऊपर भी जाना पड़ा तो हम थोड़ी देर चले जाएंगे, ठीक है सर। ठीक है जी, ओके, इट विल बी। जी जी, क्वेश्चन पूछिए, किसी ने लिखा है क्वेश्चन है।